हम बात कर रहे थे 14th चैप्टर की। वो तो सब हो जाएगा, क्रॉस बॉर्डर भी हो जाएगा। सब सब सारा सबका सब रिवीजन हो जाएगा। क्रॉस बॉर्डर, इन बॉर्डर, आउट बॉर्डर, सब। ठीक है। चलो। सो बात करते हैं 14 चैप्टर की। एंड इन दिस 14 चैप्टर हम बात कर रहे थे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। ये तो आपको पता ही है, दिस इज द चैप्टर। इन दिस चैप्टर क्या क्या चीजें आपको याद आती है? कंसेप्ट्स। इन चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीजें यही थी, कंसेप्ट्स, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स, आईबीसी के पिलर्स क्या थे, उनके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, आईबीसी के अंदर हम क्या क्या चीजें याद रखेंगे, और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कैसे होंगे। ओके। अच्छा, किन कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस पे थोड़ा ध्यान देना था सर? वेल, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन, इफ यू रिमेंबर, वो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कि कैसे होगा और क्या क्या चीजें होंगी। ओके। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के कंसेप्ट में क्या चीज ध्यान रखनी थी? वेल, उसमें ध्यान ये रखना था कि इफ यू टॉक अबाउट इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी होती क्या है? अबिलिटी टू इनएबिलिटी टू पे डेट्स व्हेन ड्यू। ये एक स्टेट है, आई रिपीट, ये एक स्टेट है। बैंक्रप्सी क्या थी? बैंक्रप्सी वाज अ फॉर्मल डिक्लेरेशन। कोई कोर्ट, कोई इंस्टीट्यूशन हमें डिक्लेयर करे, वो लीगल स्टेटस, वो कंक्लूजन दे। और लिक्विडेशन क्या था? क्लोजर बाइंडिंग अप। ये तो आपको याद ही हो गया। ठीक है। इंसॉल्वेंसी का ओरिजिन याद है? इसका ओरिजिन इटालियन फेस, बैंकारोटा, ब्रोकन बेंच। और मेडिवल फ्लोरेंस का फेस, ओके, पॉन्टिबल्स। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके। बाकी एक कंसेप्ट चलता था पुराने जमाने में। कंसेप्ट क्या था? डेटर्स फेलियर्स के टाइप कुछ ऐसे ऐसे थे। या तो फाइनेंशियल फेलियर होगा, मिसमैच इन द पेमेंट्स एंड रिसीवेबल्स, या फिर बिजनेस फेलियर हो जाएगा, ब्रेक डाउन इन द मॉडल। तो पुराने जमाने में जेल हो जाती थी, हम लोग ने वो भी पढ़ा था। और की डेफिनेशंस अगर आपको इस चैप्टर से याद रखने हैं तो इनको याद रखना। एक तो कॉर्पोरेट पर्सन, जो कंपनी, एलएलपी एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा क्रेडिटर्स में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, सिक्योर क्रेडिटर्स, अनसिक्योर क्रेडिटर्स, डिक्री होल्डर्स। फाइनेंशियल डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डेट अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऑपरेशनल डेट अगेन इंपॉर्टेंट है, कुछ सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ड्यूज का। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म डिफॉल्ट होना चाहिए, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू। तब जाके ये पूरा का पूरा मैटर शुरू होता है। करेक्ट? सो दैट यू रिमेंबर। अब आईबीसी लाने की जरूरत क्या पड़ी थी? व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? तो यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा था? व्हाट वाज द नीड ऑफ आईबीसी, याद है? आईबीसी की नीड कुछ ऐसी थी। एक तो सारे लॉ ना फ्रेगमेंटेड थे, मल्टीपल ओवरलैपिंग चल रहे, सीका, रिजोल्यूशन ऑफ डेट ड्यू टू द बैंक, सरफासी कंपनी लॉ, मल्टीपल एडजुडिकेशन, बीआईएफआर, डीआईआरटी कोर्ट्स, इनएडिक्वेट इनफेक्टिव फ्रेमवर्क चल रहे थे, 4.5 साल आराम से लगते थे। तो आईबीसी की जरूरत बढ़ती जा रही थी। अच्छा, आईबीसी के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? आईबीसी के पीछे ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा था कि हम लोग एक कंसोलिडेटेड एंड अमेंडमेंट, एक ऐसा लॉ लाने की बात कर रहे थे जो रीऑर्गेनाइजेशन और रेजोल्यूशंस की बात करे, जो एक टाइम बाउंड मैकेनिज्म को सेट आउट करे, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसेट्स को क्रिएट कर सके और प्रमोट करे वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। आइडिया यही था, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, हम बैलेंस ला सके स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में, इंप्रूव कर सके बिजनेस को, लिक्विडेशन मैटर्स को। ओके। अगर आपको याद आता है, ये सारी ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ चुके हैं। प्लस आईबीसी के पीछे बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी ने जो डिसीजन लिए थे, उसके पीछे गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे? क्या सोच के लिए थे? कुछ इस तरह से अगर आपने याद किया हो, एक सर्टेनिटी चाहिए मार्केट में, एक एफिशिएंसी चाहिए, एक बैलेंस चाहिए लिक्विडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन के बीच में। हमें सारे क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट बराबर से करना है, एफसी का, ओसी का। टाइमली, एफिशिएंट, इम्पार्शियल रेजोल्यूशंस चाहिए। लॉ के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबल सेंस चाहिए। ये देखते हुए बीएलआरसी कमिटी ने आईबीसी सजेस्ट किया था। ओके। नाउ आईबीसी के पिलर्स, पिलर्स ऑफ आईबीसी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क याद होगा। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड, आईपीस, आईपीएस, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, आयु। ओके। जब हम बात करते हैं आईबीबीआई की, तो आई थिंक आप तो काफी हद तक आपको पता ही है आईबीबीआई का दर क्या है।
दे आर द न्यू इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर है 1 अक्टूबर 2016 से। ये सारे प्रोफेशनल्स एंड प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, आईपीएस, आईपीएस, आईयूस, सबका ओवरसाइट। इनके पास सिविल कोर्ट की पावर्स भी है और ये पूरे रूल्स रेगुलेशंस। आईपी भी याद होगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है ये। तो दे आर रेगुलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, इंटरमीडियरी के तौर पे रोल प्ले करते हैं। यही लोग हैं जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, लिक्विडेटर्स, बैंक्रप्सी ट्रस्टी बनते हैं। ये लोग हमने पढ़ा था आईपीए होने चाहिए, दैट इज आईपीए के साथ एनरोल्ड और आईबीबीआई के साथ रजिस्टर्ड एंड कमर्शियल एस्पेक्ट्स। तो ये बात तो आपको भी याद है। आईपीए याद है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज कौन कौन सी थी, कितनी थी? सो ये डेजिग्नेटेड, ओके, दे आर डेजिग्नेटेड जो अथॉरिटी जो आईपीएस को गवर्न करेगी। इनके साथ हमारे आईपीएस एनरोल करते हैं, एजुकेशनल कोर्सेज, कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करते हैं। सीए, सीएस, आईसीए, दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, सब ने अपने अपने इंस्टीट्यूट्स बना रखे हैं। ओके। और फिर हमने पढ़ा था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के दो नेचर थे, कॉर्पोरेट पर्सन हो सकते हैं जैसे कंपनी एलएलपी, या फिर इंडिविजुअल्स में। कॉर्पोरेट पर्सन में कौन था? एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, देन सुप्रीम कोर्ट। ओके। एंड इंडिविजुअल एंड फर्म्स के हिसाब से डीआरटी और डीआरएटी, देन सुप्रीम कोर्ट। ओके, ले देंगे इतने ही। बाकी आईयू के बारे में तो याद ही होगा, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ओके। सो हमारी आयु के हिसाब से क्या क्या चीजें याद आती है? आयु क्या करता है? कलेक्ट, कोलेट, ऑथेंटिकेट, डिसेमिनेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब तो आपको याद ही हो गया ये सब वर्ड्स लिखने का तरीका। दे क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, दे फैसिलिटेट स्विफ्ट डिसीजंस मेकिंग। ओके, दैट्स रियली गुड। प्लस आईबीसी के पीछे उसके फीचर्स, उसके प्रोसेसेस क्या थे, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या थे? वेल, काफी सारी चीजें हुई थी आईबीसी को लाने के पीछे। तो यहाँ पे उसके स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी की जहां तक बात करूं, तो आइडिया ये था, एक यूनिफॉर्म, एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ चाहिए उन कॉर्पोरेट्स एंड पार्टनरशिप इंडिविजुअल्स को कवर करते हुए। ये कंपनीज, एलएलपी, पर्सनल गारंटर्स वगैरह, इंडिविजुअल्स, सबको लगेगा। हाँ, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक बैंक्स, एनबीएफसीज, इनको एक्सक्लूड करना था, बाकी तो सबको ही था। मिनिमम डिफॉल्ट लिमिट अब 1 करोड़ रुपया हो गई। इसमें कुछ बातें याद रखनी थी, डिफॉल्ट एफसी का अलग होता है, ओसी का अलग होता है, और कॉर्पोरेट डेटा का वॉलंटरी डिफॉल्ट एक अलग सेंस में चलता था। इसके साथ टाइम बाउंड रेजोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, उसमें क्या चीजें थी? वेल, 180 डेज का पीरियड हो, विद वन टाइम 90 डेज का एक्सटेंशन, और मैंडेटरी कंप्लीशन 330 डेज के हिसाब से हो जाता है। स्टेजेस के हिसाब से अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एक एक्सेसिबल वायबल रेस्क्यू प्लान देता है, और नहीं चला तो लिक्विडेशन इफ आईआरपी फेल्स। ओके। इंडिविजुअल पार्टनरशिप्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो तो ऑटोमेटिक फ्रेश रीस्टार्ट होता है जब आपका वेवर डेट 35,000 रुपीज से कम है। हमने बोला था ये नोटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए जरूरत थी। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ओके सॉरी, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्री पेमेंट प्लान के हिसाब से इंडिविजुअल्स खत्म करते थे। प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स की जहां तक बात करूं लिक्विडेशन ऑर्डर्स के अंदर, तो कुछ चीजें आपको याद होगी। इंसॉल्वेंसी कॉस्ट सबसे पहले पे होता है, वर्कमैन का 24 ड्यूज या सिक्योर क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय वेजेस, अनसिक्योर क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट ड्यूज, रिमेनिंग डेट। ये आपने वाटरफॉल अरेंजमेंट याद किया ही होगा। और थोड़ा बहुत क्रॉस बॉर्डर का भी हमारा पार्ट था, दैट इज बायलैटरल रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के सामने ये अरेंजमेंट्स आते हैं। तो ये थे आईबीसी के थोड़े बहुत फीचर्स। हिस्टोरिकली क्या बदला? हिस्टोरिकली चीजें कुछ इस तरह से बदली कि आईबीसी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था इंडिया में। और इसके पहले क्या था और आज क्या था? पहले चलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1800, प्रेसिडेंसी टाउन्स। फिर प्रेसिडेंसी टाउन्स करके खुद एक एक्ट 1909 में बनाया जो आईबीसी ने रिपील किया। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 का बनाया, वो भी आईबीसी ने रिपील किया। ओके। और फिर सीका एक्ट, कंपनी लॉ के कई सारे प्रोविजंस, सरफाजी के प्रोविजंस, ये सब पहले के टाइम पे चलते थे, आईबीसी ने सारे चेंज करवाए। जो कमिटी आईबीसी को लीड कर रही थी उनके सजेशंस के हिसाब से क्या क्या चीजें थी? एक तो तिवारी कमेटी 1981 सीका को लेके आती है, लेकिन नहीं चल पाया। नरसिम्हन कमेटी, अगर आपको याद हो, रेजोल्यूशन ऑफ डेट ड्यूज टू द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट
जिसको डीआरटी भी बोलते हैं, या सरफाजी एक्ट 20, एनएल मित्रा कमेटी 2001 का कॉम्प्रिहेंसिव कोड, और बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी 2014 में आई थी। ओके। आईबीसी के टोटल स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो 5 पार्ट्स और 255 सेक्शंस में डिवाइडेड है ये, जिसके अंदर पार्ट नंबर 2 रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस नोटिफाइड है, पार्ट नंबर 3 इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, ओके, थोड़ा बहुत वो भी नोटिफाइड है, और पार्ट नंबर 4 आईपी आईपीएस, ये तो पूरी तरह से नोटिफाइड है। क्लियर? तो पूरा चैप्टर नंबर 4 इन थोड़ी बहुत बातों में ही खत्म हो जाता है। कंसेप्ट्स, उसके नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स, पिलर्स, सेलेंट फीचर्स, और ये सब चीजों के हिसाब से। करेक्ट? सो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या चीजें आपको, ओके, चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन या कोई क्लैरिटी चाहिए चैप्टर 14 में, सॉरी चैप्टर 14 में? आई थिंक चैप्टर 14 काफी हद तक क्लियर ही है। ओके, यस, गुड। अब यहां से शुरू होता है चैप्टर नंबर 15, आईबीसी का एक इंपॉर्टेंट एरिया, जहाँ पे सीआईआरपी प्रोसेस, रेगुलेशंस, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। सो चैप्टर नंबर 15 के अंदर क्या क्या चीजें अपने को देखनी थी, चलिए वो भी देख लेते हैं। सो जब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की, एप्लीकेशन ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस, ये क्या चीज थी और क्या कंटेक्स्ट में था और क्या क्या एरिया था, लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, सीआईआरपी प्रोसेस के चैप्टर 15 के कुछ पार्ट्स हमें ये समझना है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कैसे थे, सीआरपी कैसे हुआ, मॉरेटोरियम, ये सब चीजें। जब हम बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और उसके इंट्रोडक्शन की, तो कुछ बातें ध्यान में आती कि आईबीसी या ये सीआईआरपी का ऑब्जेक्टिव क्या था। सीआईआरपी का ऑब्जेक्टिव कोड के हिसाब से इन बातों में डिवाइडेड था: रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना, और क्रेडिट अवेलेबिलिटी टाइम पे मिले, ये देखते हुए प्रोसेस बनाया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर आप बात करो तो बीएलआरसी कमेटी ने सीआरपी में एक तो प्रोटेक्ट करने की बात की थी, प्रोटेक्शन ऑफ फर्म्स गुड कंसर्न, और एक रैशनल दिया था सीआईआरपी के लिए कि जो हमारे क्रेडिटर है, चाहे एफसीओसी हो, वो सीआईआरपी इनिशिएट कर पाए। ये प्रोटेक्शन देता था ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को रेजोल्यूशन प्लान में। स्ट्रैटेजी क्या थी? आईआरपी कैन रन मैक्सिमम 180 डेज। एंड आईआरपी का रोल क्या था? एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, ट्रांजैक्शंस के ऊपर ध्यान रखना, यहाँ तक कि जो मॉरेटोरियम पीरियड है उसको कैसे इंपोज करके रखना, और टाइम बाउंड मैनर 180 डेज के अंदर कैसे इसको खत्म करना, ये थी सोच सीआईआरपी के पीछे। Got it? ये सोच के पीछे सीआईआरपी के अंदर पार्ट 2 को बनाया गया था, और पार्ट 2 की एप्लीकेबिलिटी कैसे रखी गई थी। वेल, अगर आपका इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन कॉर्पोरेट पर्सन हो तो आप पार्ट 2 फॉलो करोगे। मिनिमम डिफॉल्ट 1 करोड़ का होना चाहिए 2020 ऑनवर्ड्स। ठीक है? जो लॉ रेगुलेशंस इसको गवर्न करेंगे सीआईआरपी प्रोसेस के लिए, तो ये रखा गया कि आईबीसी का सेक्शन 6 से 14 सीआईआरपी प्रोसेस कवर करेगा। यहां तक कि एडजुडिकेशन ऑफ अथॉरिटी रूल्स 2016 कवर करेगा। और सीआईआरपी का खुद का अपना एक रेगुलेशन बनाया गया, द सीआईआरपी रेग, इस उसको बोलते ये था इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस, उस नाम से जानते थे। ओके, काफी फेमस रेगुलेशंस रहा है अपने हिसाब से भी। अब बात करें तो सीआईआरपी सर स्टार्ट कौन कर सकता है? इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी एप्लीकेंट्स। देखो, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी सीआरपी को स्टार्ट करने से पहले। एक तो पहले ट्रिगर होना चाहिए, जब तक 1 करोड़ का डिफॉल्ट नहीं होगा तब तक तो सीआरपी होने से रही। फिर आपने सेक्शन 7 पढ़ा था, एफसी एप्लीकेशन। सेक्शन 7 की काफी बातें अभी तो आपको याद भी हो गई होगी। एफसी एप्लीकेशन में हमको याद था कि एफसी एप्लीकेशन सेल्फ या जॉइंटली हो सकता है, या ऑथराइज पर्सन भी कर सकता है। डिफॉल्ट होना चाहिए, और डिफॉल्ट इंक्लूड्स डेट ओव टू दी एफसी। ओके। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, अगर आप कोई रेरा में कवर्ड हो तो 10% या 100 था, जो आपको अगर याद होगा कुछ इस तरीके से था कि आपके पास कम से कम 100 से ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए, या 100 या 10% ऑफ द सेम क्लास रियल एस्टेट अलॉटीज के लिए। और अगर आप डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स या ऐसे किसी सिक्योरिटी होल्डर्स में आते हो, तो भी आपके पास 100 से ज्यादा या 10% होने चाहिए, विच एवर इज लेस के हिसाब से। ठीक है? बाकी सीआईआरपी एप्लीकेशन करते कौन से फॉर्म में थे? फॉर्म नंबर 1, कितनी फीस थी? 25,000।
और मैंडेटरी आईआरपी का नाम देना था। जी हाँ, तो ये हो गया सेक्शन 7 की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 9 एप्लीकेशन पे। सेक्शन 9 लर्न करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखो। सेक्शन 9 रिलेटिवली हमेशा थोड़ा बड़ा रहा है। तो एक पहली बार डेट होना चाहिए, कोई गुड्स, कोई सर्विस, कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई गवर्नमेंट का ड्यूज। दूसरा प्री रिक्विजिट था डिमांड नोटिस का भेजना। हाँ, उसमें भी हमने कुछ बातें पढ़ी हैं। डिमांड नोटिस फॉर्म नंबर 3 डिमांड नोटिस, या फॉर्म नंबर 4 इनवॉइस विद नोटिस दे सकते हो। और डेटर्स को सामने 10 दिन में रिप्लाई करना था, या तो डिस्प्यूट रेस करेगा या पेमेंट रेस करेगा। बराबर। जहां तक एप्लीकेशन की बात करें तो इफ अगर कोई पेमेंट नहीं हुआ, कोई डिस्प्यूट रेज नहीं किया 10 दिन के बाद, तो फॉर्म नंबर 5 में फाइल होगा। यहां तक कि फीस कितनी थी? सिर्फ 2,000। एग्जैक्टली, ओसी एप्लीकेशन के लिए लोग क्यों आते? 2,000 की फीस है। आईआरपी का नाम अगर ओसी देना चाहे दे सकता है। बाय चांस अगर नहीं भी देगा तो आईबीबीआई से नया आईआरपी अपॉइंट किया जा सकता है। लिमिटेशन जॉइंट एप्लीकेशन पे कितनी होगी? वेल, लिमिटेशन की बात करूं तो दे कैन नॉट फाइल इट जॉइंटली। जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है सेक्शन 7 के हिसाब से वो इनिशिएट करेंगे। देन कमिंग टू कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, यानी अगर वो खुद कॉर्पोरेट डेटा फाइल करना चाहे तो सेक्शन 10 एप्लीकेशन काफी फेमस था। इसमें थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखनी थी। एक तो डेफिनेशन के हिसाब से वो कॉर्पोरेट डेटा होना चाहिए, या फिर उसका कोई मेंबर पार्टनर, या उसका कोई ऑथराइज पर्सन, या उसका कोई मैनेजिंग पर्सन, या उसका कोई फाइनेंशियल ऑपरेटर, वो ये केस फाइल कर सकता है। हाँ, फॉर्म 6 के ऊपर उनका सिग्नेचर चाहिए। 25,000 रुपये यहाँ पे भी है, और उन्हें आईआरपी का नाम देना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन, या अगर पार्टनर्स हो तो 3/4 मेजोरिटी चाहिए। बराबर। फिर बात करते हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स की। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स में कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी थी। एक तो प्रूफ चाहिए। प्रूफ किस चीज का चाहिए? दैट कॉर्पोरेट डेटर एंड आईबीबीआई रूल्स के हिसाब से, प्लस क्रेडिटर्स हैव टू इन्फॉर्म कि हमारा डिफॉल्ट कैसे हुआ था, वो आयु को इन्फॉर्म करना जरूरी है। ये कॉमनली हर एक जगह पे लगने वाला है, चाहे सेक्शन 7 हो, 9 हो, 10 हो। आयु को बताना है और आयु की इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी लेनी है। और अब की तारीख में परमानेंट अकाउंट नंबर, ईमेल, क्रोनोलॉजी ऑफ डेट, लिमिटेशंस, ये सब भी चाहिए। यहाँ तक कि ओसी एप्लीकेशन में अब जीएसटी के डिटेल्स भी फाइल करने पड़ेंगे। बराबर। तो अगर आपको याद आता है तो ये सारी बातें आप कर चुके हैं। अब आते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के प्रोसेसेस पे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का प्रोसेस मतलब हम एनसीएलटी या डीआरटी के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बेसिकली एनसीएलटी की बात ही कर रहे हैं। तो एनसीएलटी के प्रोसेस के हिसाब से व्हाट वाज द टाइम लिमिट एडमिशन रिजेक्शन का? सेक्शन 7, 9, 10 का बहुत फेमस था। सर, कोई भी एप्लीकेशन है वो 14 डेज में एडमिट होती है, और 14 डेज डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं। रेक्टिफिकेशन जो है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 7 डेज का नोटिस देता है एप्लीकेंट को डिफेक्ट करने के लिए। अगेन ये प्रोविजन भी डायरेक्टरी था। फिर आप हमने नहीं दूसरी बात भी पढ़ी थी, क्राइटेरिया एडमिशन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। देखिए, सेक्शन 7 एप्लीकेशन में अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था डिफॉल्ट होना चाहिए, एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बाकी नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 9 में आपने पढ़ा था एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, कोई पेमेंट नहीं होना चाहिए, नोटिस प्योरली डिलीवर्ड होना चाहिए, कोई डिस्प्यूट, कोई रिकॉर्ड नहीं, एंड नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट आईआरपी। और सेक्शन 10 एप्लीकेशन अगर आपको याद हो तो नो डिसिप्लिनरी अगेंस्ट आईआरपी हैज बीन, देयर इज एप्लीकेशन कंप्लीट है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं है, बस इतना ही काफी है, और डिफॉल्ट अकर होना चाहिए। तो ये सेक्शन 7, 9 एंड 10 का क्राइटेरिया था। बाकी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट कब होगी? जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट होगा। ऑर्डर कब कम्युनिकेट होता है? विद इन 7 डेज ऑफ एडमिशन। ठीक है। फिर एक कंटेक्स्ट आया, मॉरिटोरियम। काफी इंपॉर्टेंट रहा, काफी डिस्कशन हुए इस पे। मॉरिटोरियम डिक्लेयर कब होता है? वेल, ये डिक्लेयर एजुडिकेशन अथॉरिटी के एडमिशन से ही हो जाता है। और मॉरेटोरियम में इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से लेके एडजुडिकेशन अथॉरिटी के रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करने के तक, यानी सेक्शन 31, या लिक्विडेशन तक सेक्शन 33 तक ये चलता है। अच्छा, मॉरेटोरियम में क्या नहीं करना था, प्रोहिबिशंस क्या क्या थी? सेक्शन 14 बहुत सारी बातें कर चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद होगी। एक तो मॉरेटोरियम में कोई भी सूट, इंस्टीट्यूशन या स्टार्ट करना या कंटिन्यूशन नहीं था। इन जो भी एसेट्स है उसका ट्रांसफर इनकम्बरेंसेस रोक देते थे, फोरक्लोजर, रिकवरी, ये सब चीजें
सारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट रुक जाता था। यहाँ तक कि जो भी प्रॉपर्टी की रिकवरी है ना, वो भी अच्छे तरीके से करवाई जाती थी। तो ये सारी चीजें रोक देते थे, और हम लोग बोलते थे मॉरेटोरियम के टाइम पे ये सब चीजें मत करना, इट्स नॉट गुड। ओके। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस याद है मॉरेटोरियम के टाइम पे? एक्सेप्शंस एंड मैंडेट्स, ठीक है, पढ़े थे। ये पढ़ा होगा कि कोई भी लाइसेंस, कोई भी परमिट अपने आप में मॉरेटोरियम लगने से कैंसिल नहीं होता, या मॉरेटोरियम लगने से रिन्यू भी नहीं होता। ओके। जो असेंशियल चीजें थी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मॉरेटोरियम में टर्मिनेट नहीं किए जाएंगे। बाकी एक और एक्सेप्शन था 14(3) के हिसाब से, वो भी बता देता हूँ कि जो भी नोटिफाइड ट्रांजैक्शंस एग्रीमेंट है वो भी मॉरेटोरियम में खत्म नहीं होगी। और श्योरिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी दिया था, श्योरिटी खत्म नहीं हो जाती, श्योरिटी अपनी जगह वैसे ही रहते हैं। और हाँ, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी अपनी जगह खत्म नहीं होते, मॉरेटोरियम में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चलते रहते हैं। Got it? तो ये कुछ एक्सेप्शन मैंडेट से मॉरेटोरियम की। अब सीआईआरपी के ड्यूरेशन के ऊपर आपने ने काफी स्टडी की थी। कितना ड्यूरेशन था याद होगा? टाइमलाइन सेक्शन 12 के हिसाब से आपने स्टडी की थी, एंड दैट वाज 180 डेज। वाओ। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन वन टाइम, मैक्सिमम कितना? 90 डेज, 66% सीओसी का अप्रूवल। आउटर लिमिट मतलब गया तो भी 330 डेज तक था, इंक्लूडिंग ऑल द एक्सटेंशंस, लीगल टाइमलाइन, मैंडेटरी। लेकिन वो जो मैंडेटरी था वो स्ट्रक डाउन कर दिया गया, यानी एनसीएलटी, सुप्रीम कोर्ट रीजंस देके इसको ज्यादा कर सकती है। ओके। और सीआरपी ड्यूरेशन का आउटकम क्या था? वेल, आउटकम ये था कि जब रेजोल्यूशन प्लान, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देती है और रिवाइवल हो जाता है, तो सीआरपी अपनी जगह आके फिनिश हो जाता है। या अगर नहीं हुआ तो लिक्विडेशन इज द ओनली रिसोर्ट। अगर कोई प्लान ही अप्रूव नहीं हुआ तो क्या करेंगे? लिक्विडेशन। बराबर। सो दैट कम्स एज अ आउटकम। एंड कुछ बातें जो इस चैप्टर से मिसलेनियसली हमें याद रखनी है। पहली बात, सर, एप्लीकेशन का विड्रॉवल। ओके। एप्लीकेशन का विड्रॉवल, सेक्शन 12 और रूट 8, काफी कुछ पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो एडमिशन होने के पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी चाहे तो एप्लीकेशन का विड्रॉवल कर सकती है रूल 8 के हिसाब से। पर अगर एडमिशन हो ही गया तो 90% सीओसी का अप्रूवल चाहिए। कैसे करना पड़ेगा? फॉर्म एफए फाइल करो और सामने वाले जो प्रमोटर्स है उनको बोलो सर एक बैंक गारंटी सबमिट करो, तो ही वो एप्लीकेशन का विड्रॉवल होगा। दूसरी मिसलेनियस बात यहाँ पे समझनी थी, सर लिमिटेशन एक्ट लगता है क्या? हाँ भाई, अब तो आपको खुद को मालूम है, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए। तो लिमिटेशन एक्ट लगता है, बिल्कुल लगता है। कौन सा वाला लगता है? आर्टिकल 137, 3 साल के लिए। ओके। टाइम बार्ड डेट्स, ये कोर्ट सुनने को रेडी नहीं है। सर बैलेंस शीट एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, यस, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, और इससे लिमिटेशन पीरियड भी बढ़ जाता है। हाँ। अच्छा, कुछ एक्सक्लूडेड कैटेगरीज है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सीआईआरपी कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट होम। ओके। हाँ। सो कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, इसमें थोड़े एक्सेप्शंस अगर आपको याद हो तो एनबीएफसी 500 करोड़ वाला पड़ा था। एंड सेक्शन 11 बोलता है सीआईआरपी किसके खिलाफ नहीं हो सकती? तो सीडी अंडरगोइंग सीआईआरपी उनके खिलाफ, सी जिसका सीआईआरपी कंप्लीट हो चुका है और 12 महीने एक्सपायर हो गए। एंड कॉर्पोरेट डेटा या फाइनेंशियल सर्विस, सॉरी, फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने टर्म्स वायलेट किया 12 महीने के लिए, या कॉर्पोरेट डेटा लिक्विडेशन, तो ये सेक्शन 11 के टर्म्स भी आपको याद होगा। सेक्शन 11 बोलता है पर्सन हु कैन नॉट, जबकि ऊपर लिखा है सीआरपी कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट विच एंटिटीज। तो ये पर्सन नहीं बात कर रहे, ये दूसरी चीज है, पर ठीक है। तो ये याद रखना है, इसको हम लोग फेमसली एक्सक्लूडेड कैटेगरीज बोलते हैं। और एक सेक्शन 65 बहुत फेमस रहा, फ्रॉड एंड मलिशियस। इनफैक्ट एग्जाम में एक दो केस में पूछ भी लिया, भाई पेनल्टी कितनी लगने वाली? 1 लाख रुपया, गो अप टू 1 करोड़ प्लीज। तो चैप्टर 15 के हिसाब से या एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी के हिसाब से ये बातों का ध्यान रखना पड़ता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एडजुडिकेशन प्रोसेस, ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई क्लैरिटी या कुछ आपको जानना था? यहाँ पे भी ठीक है सबको? वेरी गुड। तो लगी था। चलो नेक्स्ट चैप्टर भी देख लेते हैं।
आपने एक पार्ट पढ़ा था, दैट इज रोल एंड फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ हमारा आईपी आईआरपी, बराबर। ये चैप्टर भी काफी फेमस रहा, रूल्स फंक्शंस ड्यूटीज ऑफ आईपी आईआरपी। इनमें क्या क्या बातें अपने को ध्यान रखनी थी, कुछ बातें जो आप लोगों ने पढ़ी थी इस चैप्टर के हिसाब से। एक तो आईपी की सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस और इंट्रोडक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन, चलिए वो भी देख लेते। तो सिग्निफिकेंस की जहां तक बात हो तो आपको इन बातों के बारे में ध्यान होगा। आईपी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन रेजोल्यूशन प्रोसेस। यस सर, बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है। पूरे आईबीसी इकोसिस्टम का पिलर है ये। इफेक्टिव टाइमली क्रेडिबल फंक्शनिंग मैनेजमेंट का काम कौन करता है? आईपी। आईपी का रोल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से एक वही आरपी बनता है, वही आईआरपी बनता है, वही लिक्विडेटर बनता है, वही बैंक्रप्सी ट्रस्टी बनता है। सब वही का वही है। बाकी टू फेजेस ऑफ प्रोसेस होता है। एक, यहाँ पे वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का काम करता है, जिसको असेसमेंट सॉल्यूशन लाना। नहीं हुआ तब जाके लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी की तरफ जाता है। ओके। बाकी इनके अपॉइंटमेंट की तरह बात करूं तो ये आईपी अपॉइंट कौन करता है? एडजुडिकेटर, एनसीएलटी। इनके रेगुलेशंस और लाइसेंस वगैरह आईबीबीआई के थ्रू होते हैं। और ये अपने आईपीए के साथ रजिस्टर होने चाहिए, सेक्शन 206 की रिक्वायरमेंट 207। ये आईबीबीआई के साथ भी रजिस्टर होना चाहिए, और उन्हें क्वालिफाइड लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जाम पास होना चाहिए। बराबर, ये बेसिक चीजें हम लोग ने पढ़ी थी। बाकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से 4 पिलर होते हैं आईबीसी में। ओके। उन 4 पिलर्स की कुछ और बातें। तो एक तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है, आईपीस। ओके। और जब हम आईपी की बात कर ही रहे तो आईपी के लिए ये कह सकते हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। दे आर एक्चुअली लाइसेंस प्रोफेशनल, जैसे बोलते हैं ना पुलिस वाले लाइसेंस लोग हैं, ये इस केस में लाइसेंस है। सीआरपी लिक्विडेशन मैनेज करने के लिए लाइसेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर होता है आयु, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ये डेटा को कलेक्ट करता है, रिपोजिटरी करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, नो डाउट फॉर दैट, जज। आईबीबीआई बिकम्स थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर जिस पे ध्यान रखना है। बाकी 2 टायर रेगुलेशंस में है आईपी। एक तो पहला उनका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूस डेवलपमेंट पहला रोल है। और आईबीबीआई एक पैनल मेंटेन करती है ताकि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है कि नहीं वो चेक करते रहे। ठीक है। बाकी की रेगुलेशंस की जहां तक बात करूं तो आईबीबीआई रेगुलेशंस पहला है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशन 2016 वो भी आ चुका है। आईबीबीआई का सीआईआरपी रेगुलेशंस भी इंपॉर्टेंट है, और ग्रीवियंस एंड कंप्लेन हैंडलिंग प्रोसीजर्स रेगुलेशंस 2017 भी एक रेगुलेशंस है। तो इस तरह आईबीसी आईपीस के लिए ये एक फ्रेमवर्क बनाया गया। बाकी अब एक एक करके आते हैं, तो आईआरपी का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, ये सब चीजें क्या है आगे। तो आईआरपी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेक्शन 60 अगर याद हो तो। आईआरपी का अपॉइंटमेंट के बारे में इन बातों का ध्यान रखना। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट के दिन पे आईआरपी अपॉइंट करती है। इनका टर्म कब तक होता है? जब तक आरपी अपॉइंट ना हो, सेक्शन 22 के हिसाब से। और आईआरपी को अपना रिटर्न कंसेंट फॉर्म 2 में सबमिट करना होता है। ठीक है। आईआरपी क्या करता है? मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, तो ये 17 याद रखना। आईआरपी पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स पूरी तरह सस्पेंड हो चुके होते हैं। ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स सिर्फ आईआरपी को ही रिपोर्ट करते हैं। यहां तक कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आईआरपी के इंस्ट्रक्शंस पे आ जाती है। और अब जब बात करते हैं आईआरपी की ड्यूटीज की, तो आईआरपी का काम क्या है? एसेट्स एंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कोलेक्ट करना, सीओसी को बनाना, मॉनिटर करना एसेट्स को, और टेंजिबल इंटेंजिबल सिक्योरिटीज को अपने कंट्रोल में लेना। कॉर्पोरेट डेटर एज अ गोइंग कंसर्न, एग्जैक्टली। तो हमको ये ध्यान रखने का है दैट आईआरपी प्रिजर्व्स एंड प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स। और जो भी अथॉरिटी है, जैसे अकाउंटेंट्स, लीगल नॉलेज, इन सब को बुलाना, एंड नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस इशू करना। तो दैट इज हाउ कॉर्पोरेट डेटर्स इज अ गोइंग कंसर्न वर्क्स। ठीक है। प्लस इसके साथ साथ बात करें तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एग्जैक्टली इसकी अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कब कहाँ कैसे होता है? वेल, अपॉइंटमेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए आपने स्टडी किया हुआ है, किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट सीओसी के फर्स्ट मीटिंग में होता है, 66% वोटिंग चाहिए।
सीओसी आईआरपी आरपी को रिप्लेस कर सकती है, हाँ 66% वोटिंग से। आरपी एक्ट एज अ ब्रीच, हमारे डेटर और क्रेडिटर के बीच में डिसीजन कौन लेगा, वही लेने वाला है। यहाँ तक कि ऑफिसर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो रेजोल्यूशन प्रोसेस कंडक्ट करते हैं और वही लोग बताते हैं कि किसके थ्रू काम करना। ठीक है। जहां तक बात करें ड्यूटीज ऑफ आरपी की, तो इन बातों का ध्यान रखना, ये लोग एसेट्स को प्रिजर्व करते हैं। ये सारी ड्यूटीज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एसेट्स की कस्टडी ले लेना, थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करना, इंटरिम फाइनेंस जहां तक जरूरत हो रेज करना सीओसी के अप्रूवल के साथ, अपडेटेड लिस्ट मेंटेन करना, मीटिंग्स को अटेंड करना, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स को इनवाइट करना, और रेजोल्यूशन प्लान्स को वर्कआउट करना, और कोई भी कोई भी ट्रांजैक्शंस जो अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस में आता है उसको अवॉइड करना। उसके साथ साथ रेजोल्यूशन जहां तक प्लान की बात करूं, तो ये लोग हैं जो लीगल क्राइटेरिया कंफर्म करते हैं, ये लोग हैं जो सीओसी का अप्रूवल लेके आते हैं, ये लोग हैं जो सीओसी के प्लान्स को अप्रूव करके सबमिट भी करवाते हैं। तो दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पीपल। वेरी। अब आते हैं बात करने के लिए एलिजिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी और इंडिपेंडेंट, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ आईआरपी? दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट। कभी भी कॉर्पोरेट डेटा से कोई रिश्ता नहीं, ना डायरेक्टर से ना किसी के साथ। एंड पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स भी आईपी के केस एकदम इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो ये काम होगा। ओके। बाकी इंडिपेंडेंट होने का क्राइटेरिया क्या था? दे आर नॉट डिपेंड किसी पे भी। अगर क्या, तो अगर वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, वो कहीं पे एम्प्लॉय या उनका पार्टनर ऑडिटर सेक्रेटरी ऑडिटर्स वगैरह नहीं है, या एम्प्लॉय पार्टनर कोई लीगल फर्म का है जिसका ग्रॉस लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर, तो वो लोग बन सकते हैं, नहीं तो वो लोग इंडिपेंडेंट काउंट नहीं होंगे। एंड रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, के हमारा कहाँ पे कैसे किस तरीके से इंटरेस्ट है। प्लस इसके साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट की जहां तक बात करूं, तो यस ये तो सारा कोड ऑफ कंडक्ट आपने ये पढ़ा ही हुआ है। इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी है, फिर उसमें भी हमने ये पढ़ा हुआ है। एक ऑनेस्टी रखना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन गलत नहीं करने का, नॉट टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशंस, वो सारी चीजें। फिर जहाँ तक बात करें इंडिपेंडेंस इम्पार्शियलिटी में, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, असाइनमेंट्स गलत नहीं लेने हैं। ओके। प्लस सेल्फ और रिलेटिव्स के थ्रू भी असाइनमेंट नहीं ले रहे, रिलेशनशिप अच्छे से रखना है। प्लस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की जहां तक बात करें, तो मेंटेन अपग्रेडेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। टाइमलाइंस की जहां तक बात करें, तो चीजें टाइम से खत्म हो, एंड दे मस्ट नॉट बी एक्टिंग मैलिफाइड। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात करूं, तो जो भी कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए, रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए, और एक दूसरे से कोऑपरेट करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी और मेंटेन रखनी पड़ेगी। ऑक्यूपेशन रिस्ट्रिक्शंस की जहां तक बात करूं, उन्हें रिफ्रेन करना है, कोई भी असाइनमेंट मैक्स 10 सीआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते, और कोई भी तरह से एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं करने का है। और पोस्ट असाइनमेंट एम्प्लॉयमेंट के बाद, दैट इज दे कैन नॉट एक्सेप्ट पोस्ट असाइनमेंट एम्प्लॉयमेंट विद क्रेडिटर्स, मतलब जिसके लिए उन्होंने सीआईआरपी किया है उसी के कंपनी के लिए कोई और दूसरा असाइनमेंट 1 साल तक नहीं लेने का, until it's completed, and cannot engage in relatives or related party का transaction में। okay, that is also the restriction। प्लस रेम्यूनरेशन कॉस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा था, रेम्यूनरेशन ट्रांसपेरेंट तरीकों से लेनी चाहिए, फीस बराबर से पे होनी चाहिए, प्रॉपर बिल्स रेज होने चाहिए, बैंकिंग चैनल से पेमेंट लिया करो, एंड फीस की शेयरिंग नहीं चलेगी यार, दैट्स नॉट गुड। एंड इंश्योर दैट कॉस्ट रीजनेबल हो, और नॉन कंप्लायंसेस वगैरह की बातें इंक्लूड ना हो, और गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, नो, वो नहीं चलेगा। भले दिवाली हो क्रिसमस हो, फिलहाल तो ब्लैक फ्राइडे चल रहा है, तो ऐसे सारे गिफ्ट वगैरह लेना जरूरी नहीं है। ठीक। सो इन बातों का ध्यान रखने का है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? ओके। यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं है। वेरी गुड। एब्सोल्युटली गुड। सो ये तो हो गया हमारा relevant। अब आते हैं सीओसी के ऊपर। okay? नहीं, आईपी हुआ ना, तो रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, लेसन 79। सो रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज क्या चैप्टर है और इसके बारे में क्या क्या बोलते
यस, तो रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से पढ़ने के लिए जैसे रेजोल्यूशन मेजर्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंड एक्विजिशन एंड लिक्विडेशन गोइंग कंसर्न एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होते हैं, ये सारी बातें अपने को ध्यान रखनी है। बाकी रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, रेगुलेशन 37 अच्छे से याद रखना, एसेट्स के डिस्पोजल और उसके ट्रांसफर्स के बारे में, जिसके अंदर ये भी याद रखना कि हम पूरा एसेट्स बेच सकते हैं या फिर पार्ट में भी बेच सकते हैं, ओके, विदाउट सिक्योरिटी इंटरेस्ट, या फिर सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को हम एक या दो एसेट्स भी बेच सकते हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से इन बातों का ध्यान रखना कि मर्जर अमालगमेशंस भी आप प्रपोज कर सकते हो अपने रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज में, यहाँ तक कि एक्विजिशन वगैरह भी प्रपोज कर सकते हैं। इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से हमें ये भी डाल सकते हैं कि हम कैंसलेशन या डीलिस्टिंग करेंगे या नए शेयर्स इशू करके ये कैश प्रॉपर्टी एक्वायर एक्वायर कर सकते हैं। डेट रिस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से आप रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज में बता सकते हो कैसे आप डेट को मॉडिफाई करोगे, या किसी डेट को खत्म करोगे, या किसी डेट की लाइबिलिटी को कम कर रहे हो, या उसकी मेच्योरिटी पीरियड या इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहे हो। यहाँ तक कि रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज के अंदर हम ये भी डाल सकते हैं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को अमेंड कर रहे हैं, या उसके पोर्टफोलियो को चेंज कर रहे हैं, या नेचर को चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से नेचर को बताएंगे, वो सारी बातें यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है रेगुलेशन 37 के हिसाब से। अच्छा, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करने के तरीके क्या है? वेल, तरीके दो ही हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल। या मतलब मैं बाहर से पैसा रेज करके करने वाला हूँ, या अंदर से ही कुछ चीजें। एक होता है ना कि अपने को बाहर से पैसा मिल जाएगा तो हम खर्चे अभी कम ना करें, और दूसरा होता है कि हम अपना कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए हमने खर्चे ही कम कर दें। सो इस केस में अगर आप मर्जर्स अमालगमेशन डी मर्जर करके बाहर से पैसा रेज करने वाले हो, या एक्वाजिशन वगैरह के लिए पैसा रेज कर लिया है, या कोई डेट इश्यू कर रहे हो, सिक्योरिटी इशू करके पैसा रेज करने वाला हो, तो ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जहां तक बात करूं तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक ऑपरेशनल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि सर मैं पहले ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाऊंगा, मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, मैं डिपार्टमेंट में लोग कम करूंगा, डाउनसाइजिंग। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है डाउनसाइजिंग का, कितने लोगों को निकाल दिया अभी भी, और मालूम नहीं 4-5 हजार लोगों को और निकाल दिया, ऐसा चल रहा है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये एक तरीका है। दूसरा है फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, यानी डेट क्या हम जितना लोन है उसको हम कैसे रीस्ट्रक्चर करेंगे, शायद कुछ कम कर देंगे। इक्विटी का रिडक्शन ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग। अगर फाइनेंस बहुत पुअर है तो कहाँ से पैसा अरेंज करेंगे, वो सब भी लिखा होता है। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, बायबैक, ये सारी चीजों का। अच्छा, की कंपोनेंट्स क्या याद रखने, याद रखने वाली बातें ये है कि एक डेट है और एक इक्विटी है। अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि सर मैं पूरा पैसा दूंगा, या फिर पेमेंट के टर्म्स चेंज करवा दूंगा, या किसी भी रेजोल्यूशन प्लान में भाई ये छोटा अमाउंट है इसका तो अपफ्रंट हम दे के ही खत्म कर देंगे, या इस डिबेंचर के सामने ये इक्विटी दिया जाएगा, या ये इंस्ट्रूमेंट जाएगा, या किसी लोगों का प्रिंसिपल इंटरेस्ट वेव ऑफ बेड डेट्स भूल जाओ, ओके। हाँ, सिक्योर क्रेडिटर्स होंगे तो उनके टर्म्स हम मॉडिफाई करना पसंद करेंगे, और अगर हमने कोई वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट ले रखा है तो उसके अंदर भी मॉडिफिकेशंस करेंगे। इक्विटी वालों के साथ हम क्या करने वाले हैं? वेल, इक्विटी वालों के साथ ये हो सकता है हम इक्विटी कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करें, कैपिटल के अंदर ऑल्टरेशन लेके आए, रिडक्शन लेके आए, यहाँ तक कि बाय भी लेके आए। तो ये पार्ट आप लोगों ने पार्ट ए में पढ़ लिया था। सर अब एक अच्छी खासी चलती हुई कंपनी को बेच सकते हैं, इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सेल। अगर आप रेगुलेशन 32A के हिसाब से जाओ तो एक चलती हुई कंपनी को बेच सकते हो। यहाँ तक कि एसेट लाइबिलिटी और बिजनेस एज इज वेयर इज, जो जैसा है वैसा ही उठा के लेके जाओ, वैसा भी बोल सकते हो। लिक्विडेटर ये भी कर सकता है कि पूरी की पूरी गोइंग कंसर्न को बेच दे, चलते हुए अच्छी खासी कंपनी को, जिसमें एसेट्स लाइबिलिटी वगैरह सब एक साथ निकल जाए। ऐसा हुआ तो एनसीएलटी विल अप्रूव द सेल इटसेल्फ, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, ये सबसे बेस्ट सेल हो जाती है, ओके। और एक रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी बनाते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान रखने का, एक तो इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन प्रोसेस, दूसरा सीआईआरपी किस नेचर का चल रहा है, और कल को ये रेजोल्यूशन फेल हुआ तो एज अ बिडर क्या मुझे ये लिक्विडेशन या वॉलंटरी लिक्विडेशन में मिल जाएगा, या रेगुलेशन 37 38 के हिसाब से मुझे सीआईआरपी रेगुलेशन फॉलो करते हुए ही फाइल करना पड़ेगा।
या लिक्विडेशन प्रोसेस भी कर सकता हूँ। तो रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज करते हुए इन सारी बातों का ध्यान रखने से you will remember things better. So these are things to take care resolution strategies के chapter. Okay. So I think this part is also clear. Resolution strategies. Okay. So resolution strategies का चैप्टर के बाद हम एक और चैप्टर आता है COC का. So far going good. यहाँ पे अभी तक तो किसी ने कुछ जानना नहीं. Clear so far. Good. चलिए. So let's see this. सो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का चैप्टर की बात करूं तो इसमें क्या क्या चीजें. वेल, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में उसके रोल, सिग्निफिकेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, रिप्रेजेंटेशंस, मतलब ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब सीओसी का रोल और सिग्निफिकेंस आपको याद होगा. ये लोग बिजनेस डिसीजन लेने का काम करते हैं, हर एक रेजोल्यूशन की वायबिलिटी चेक करते हैं. इनका कमर्शियल विजडम तो हमेशा सुप्रीम रहा है. और क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल को प्रमोट किया गया था, जिसकी वजह से आज सीओसी बनता है. ठीक है. अच्छा, सीओसी में बैठता कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. वेल, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी. इनफैक्ट चार ही चीजें इंपॉर्टेंट है. पहले तो आईआरपी की ड्यूटी क्या है. वेल, आईआरपी की ड्यूटी है क्लेम्स को कलेक्ट करे, उसको फिर कोलेट करे, और फिर आईआरपी अपनी रिपोर्ट 2 दिन के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के साथ फाइल करे और एक अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स को तैयार करे. उसके साथ सीओसी का कॉम्पोजिशन बनाने का रूल क्या था. सारे के सारे एफसीज ही बैठेंगे, एफसी ही सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो बैठेंगे, और होम बायर्स को हम एफसी काउंट करेंगे. ओके. कॉम्पोजिशन के एक्सेप्शन क्या थे. वेल, एक्सेप्शन में कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए. और अगर निकला तो आपको याद होगा 18 लार्जेस्ट ओसी लेने का, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन लेने का, और एक एम्प्लॉय. बराबर. तो ये रेगुलेशन 16 की रिक्वायरमेंट थी, रेड विद 16B. बाकी ओनली क्रेडिटर्स ऑफ अ क्लास हैज टू बी टेकन. यस, एआर जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वो उस क्लास के क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी और सबके लिए एआर नहीं काम करने वाला. बाकी रिलेटेड पार्टी को एक्सक्लूड करने का प्रोविजन था. जी हाँ, फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो रिलेटेड पार्टी है, वो कोई भी रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन, वोटिंग वगैरह नहीं करेगा. ओके. और बोर्ड डेफिनेशन देगा इंटर रिलेशनशिप कैसे होता है, एंड यहां तक कि आपके रिलेटेड पार्टी प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन दे विल एक्सक्लूड ऑल दोज एफसीज. ओके. देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो कुछ ऐसा याद रखने का. कंसोर्शियम अरेंजमेंट की बात हो रही है, तो दे ये लोग हैं जो ऑथराइज करेंगे एजेंट्स एंड ट्रस्टीज को. इनफैक्ट ये लोग बताएंगे वोटिंग शेयर कैसे चल रहा है, प्रोफेशनल्स कैसे काम करेंगे, ये सब चीजें रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के हिसाब से आएगा. यहाँ तक कि क्लास ऑफ क्रेडिटर्स की जो बात करूं तो उसके हिसाब से ट्रस्टीज एजेंट दे एक्ट एज ए, जो सिक्योरिटीज मेंटेन करनी है वो सब चीजों के लिए. ओके. तो ट्रस्टीज एजेंट जो है ये लोग एक्ट करेंगे, मतलब हमारे एफसीज जो हैं वो अपने खुद के ट्रस्टीज एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं. आईआरपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के कहने पे भी और एआर बन सकता है स्पेसिफाइड नंबर्स के लिए. आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा भी था. और गार्डियंस, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी अपॉइंट हो सकते हैं. अच्छा, ये जो एआर आते हैं इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. वेल, सिलेक्टेड आईआरपी अपने हिसाब से बेस्ड ऑन द हाईएस्ट चॉइस ऑफ एफसी एक एआर अपॉइंट करता है. ये सारे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स को मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, एजेंडाज वगैरह रीड करने पड़ते हैं. इनकी जो फीस होती है ना, वो जनरली उसमें वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी देता है, लेकिन जिस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को एनसीएलटी ने अपॉइंट किया उसकी फीस प्रोसेस कॉस्ट में ऐड हो जाएगी. बाकी इनको रिप्लेसमेंट करने के लिए 10% वोटिंग शेयर्स का रिक्वेस्ट चाहिए, तो ये रिप्लेस होंगे. एंड अगर हमारे फैसिलिटेटर्स, दैट इज अगर क्लास में 1,000 से कम क्रेडिटर्स है तो वेल, इस केस में हमने पढ़ा था कि जो सीओसी है मैक्सिमम 5 फैसिलिटेटर्स तक अपॉइंट करते हैं. आपस में ये लोग ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिकेट करते हैं, और फिर वो लोग मीटिंग अटेंड करते हैं एज ऑब्जर्वर्स. यानी वो लोग बैठ के सिर्फ मीटिंग को देखेंगे, अपने व्यूज लेंगे, और आप दैट इज टॉप मैनेजमेंट को जाके बताएंगे. दे आर कॉल्ड फैसिलिटेटर्स. ओके. और एक फैसिलिटेटर्स
1000 से कम क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। दे आर जस्ट सिटिंग एंड एंजॉइंग द शो। ओके, कमिंग द मीटिंग ऑफ सीओसी। सीओसी की मीटिंग आप लोगों ने पढ़ी थी। फर्स्ट मीटिंग कब होती है? 7 days के अंदर। ओके, एंड कंडक्टेड बाय आरपी। मिनिमम कितना? 5 days का नोटिस देना चाहिए। शॉर्टर नोटिस के हिसाब से भी 24 hours, 48 hours के हिसाब से 24 अगर आप डायरेक्टली बैंक को दे रहे हो या एफसीज को दे रहे हो, 48 अगर आप उसको एआर को देते हो। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चलेगा। कोरम कितना चाहिए? वेल, कोरम के हिसाब से याद होगा तो मिनिमम 30%, 33%। एंड एडजर्न मीटिंग में जितने मेंबर्स प्रेजेंट है वही अपने आप में कोरम हो जाएंगे। अच्छा, अटेंडेंस, वोटिंग, नो वोटिंग पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से जो सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो तो अटेंड नहीं कर सकते। जहां तक ओसी का सवाल है, एक जन बैठ सकता है, उनका रिप्रेजेंटेटिव, प्रोवाइडेड वो 10% से ज्यादा को ड्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी नोटिस और रेजोल्यूशन प्लान आपस में सस्पेंडेड डायरेक्टर्स कम्युनिकेट करते ही, तो उनको बताया जरूर जाएगा। बाकी मिनिमम वोट्स एंड वोटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से आरपी जो है वो चेयरमैन बनेगा। वो सारा मिनिट्स जो है सर्कुलेट कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रोसेस में लेगा, और वोटिंग 24 hours के अंदर खत्म हो जाती है। वोटिंग विंडो 24 hours का खत्म होता है 7 days का। इसका मतलब मैं आप सबको भेजूंगा, आपका जिस दिन आपने देखा वहां से 24 घंटे के अंदर आपको वोट करने का है। 7 दिन का टाइम मैक्सिमम रहता है। ओके, सो मीटिंग ऑफ सीओसी तो आपने देख लिया। बाकी वोटिंग एंड डिसीजन कैसे होते हैं? वेल, जनरली छोटे छोटे जो डिसीजंस होते हैं, जनरल डिसीजन, उसके लिए तो हमने पढ़ा था 51% वोटिंग पावर से काम हो जाएगा। जो की एक्शंस होते हैं जिसके 66% वोटिंग पावर्स चाहिए थे, वो था रेजोल्यूशन प्लान्स का अप्रूवल, आरपी का रिप्लेसमेंट, इंटरिम फाइनेंस को रेज करना, कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना, 180 डेज के ऊपर लेके जाना पीरियड को, या किसी को अथॉरिटी डेलीगेट करना है, 66% अप्रूवल के हिसाब से काम करना। ओके, बाकी इसके थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या है? वेल, थ्रेशोल्ड लिमिट्स के हिसाब से आप चाहो 90% अप्रूवल लेके पूरा एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हो। ऑपरेशनल राइटर्स को वोटिंग होती है क्या? इस केस में बोलना पड़ेगा वोटिंग राइट्स प्रोपोर्शनल डेट के ड्यू पे है। ओसी को वोटिंग तब होती है जब एफसी रिलेटेड पार्टी है ही नहीं। अच्छा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की वोटिंग के बारे में, मतलब दो बातें याद रखनी जैसी है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैन कास्ट वोट हर वो एफसी के लिए जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस लेता है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपने वोट्स जो कास्ट करता है, अगर ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, मतलब खूब सारे डिबेंचर होल्डर्स, तो इन्हें 50% से ऊपर का वोटिंग शेयर चाहिए। और अगर वो विड्रॉवल करने वाला है तो उसका अपने मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं रहती। देन इट इज फाइन। तो ये बातें भी अपने थ्रेशोल्ड के नाम पे पड़ी थी। और कमर्शियल विजडम, सर ये तो बाप था। कमर्शियल विजडम में कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, दैट इज डिसीजन मेकिंग के लिए कंप्लीटली सीओसी के ऊपर होता है। रेजोल्यूशन प्लान एक सेक्रोसेंट और बाइंडिंग इंपैक्ट रखता है स्टेक होल्डर्स के ऊपर। कोर्ट सीओसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। एनसीएलटी एनसीएलटी जो रहेंगे वो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 के पैरामीटर्स के बाहर नहीं जाएंगे। यहां तक कि कोई भी सीओसी को रीजंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये रेजोल्यूशन ऐसे क्यों पास किया और ऐसा क्यों नहीं किया, या ये बात के ऊपर मेरे को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया। सीओसी अपने टाइमलाइंस को इधर करे, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ओके, हाँ, प्लान्स को चेंज करवा सकता है लेकिन उस केस में उसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। ओके, तो ये बातें थी कुछ सीओसी के बारे में, कोड ऑफ कंडक्ट ऑन सीओसी के बारे में। ओके, ये बातों में भी आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी, सीओसी कौन है, क्या काम करता है, कैसे करता है। ओके, अब सीओसी के बाद तो अपना सीआईआरपी का लास्ट एरिया ही आता है, दैट इज रेजोल्यूशन प्लान्स कैसे अप्रूव होते हैं। ओके, एक रेजोल्यूशन प्लान, एक प्लान का से एग्जीक्यूट कैसे करते हैं उस सब का एरिया। ठीक है, सो चैप्टर नंबर आई थिंक 19th चैप्टर आ गया, 19th। चलो वो भी देख लेते हैं। सो कैसे आप एक रेजोल्यूशन प्लान बनाओगे और कैसे उसे अप्रूव करोगे। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। जब हम लोग एक रेजोल्यूशन प्लान की बात करते हैं तो काफी सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। जैसे रेजोल्यूशन प्लान बराबर है कि नहीं, सेक्शन 29A तो बहुत ड्रैकोनियन आपको याद होगा, प्लस रेजोल्यूशन प्लान के कंसेप्ट्स और वो सब चीजें। सो जब आप एक रेजोल्यूशन प्लान की बात करते हो, उसके डेफिनेशन के हिसाब से एक रेजोल्यूशन प्लान एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट देता है। वो
इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस गोइंग कंसर्न के हिसाब से दे रहा है, और रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर, डीमर्जर सब प्रपोज कर सकता है। एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन होता है? 5 सबसेक्शन 25 के हिसाब से जो रेजोल्यूशन प्लान देता है। इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ज्वाइंटली भी सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल एंटिटी कौन होती है? वेल, ये वो एंटिटी है जो बेसिकली रेजोल्यूशन प्लान के अंदर इंटरेस्ट दिखाती है। एंड जैसे मैंने आपको बोला था, यस बैंक, कोटक बैंक, इनके क्लाइंट्स के थ्रू जा सकते हैं। रेजोल्यूशन प्लान को किस क्राइटेरिया पे इवैल्यूएट होता है? उसको इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, उनके पैरामीटर्स के बेसिस पे जाते हैं। जब आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की इनएलिजिबिलिटी की बात करते हो तो कुछ बातें ध्यान में रखना। इसका मेन पर्पस यही था कि सूटेबल, एक्सेप्टेबल पर्सन ही आए जो प्रॉब्लम्स ना कॉज करे बाद में। अब इनएलिजिबल पर्संस कौन कौन थे? तो काफी सारे एरिया थे, हमने बेसिकली पढ़ा है। इंसॉल्वेंट है, विलफुल डिफॉल्टर है, जिसका अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हुआ है और 1+ ईयर इलैप्स हो चुका है। हाँ, इस कंटेक्स्ट में भी हमने ये पढ़ा था कि अगर उसने अपने सारे ओवरड्यू पेमेंट कर दिया है, फाइनेंशियल एंटिटी, ओके, तो वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकता है। यहाँ तक कि फाइनेंशियल एंटिटी जो रिलेटेड पार्टी नहीं है वो भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकती है। और अगर एनपीए एक्वायर्ड करने के बाद वो एनपीए, सॉरी, किसी एंटिटी को एक्वायर करने के बाद वो एनपीए डिक्लेयर हो रहा है तो 3 साल तक की उसको इम्यूनिटी मिल सकती है। बाकी कन्विक्शन 2 साल और 7 साल का था इम्प्रिजनमेंट, इफ यू रिमेम्बर। डिसक्वालिफाइड क्रेडिटर्स डायरेक्टर्स होंगे कंपनी लॉ के, तो नहीं बन सकते। सेबी ने आपको इनसाइडर ट्रेडिंग से डिस्क्वालीफाई किया है, नहीं बन सकते। अवॉइडेंस, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन या फ्रॉडलेंट करते हुए पकड़े गए, नहीं बन सकते। ओके, अन गारंटर हो और अगर आपने गारंटी के हिसाब से पेमेंट नहीं दिया है तो वो नहीं बन सकते। ओके, ऐसे कई चीजें हैं। बाकी सेक्शन 240A का एक्सेप्शन था कि उनको क्लॉज सी और एच अप्लाई नहीं होगा। तो इस केस में एमएसएमई के अंदर खुद के एमएसएमई के कंपनी वाले बन सकते हैं, जी हाँ, याद रखना। बाकी कनेक्टेड पर्संस के हिसाब से हमने एक्सप्रेशन 5 में पढ़ा भी था कि प्रमोटर्स, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल या फिर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अगर कनेक्टेड है, या फ्यूचर प्रमोटर मैनेजमेंट आपस में जुड़ेंगे, या उनकी होल्डी ओन सब्सिडरी वगैरह जुड़ती है, तो वो अपने आप में कनेक्टेड पर्संस में काउंट होंगे और वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। ठीक है। फिर इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इनवाइट करेंगे रेजोल्यूशन प्लान। वेल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको याद आता है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इन बातों का ध्यान रखना था फॉर्म जी में, और 60 डेज के ऊपर नहीं होना चाहिए। फॉर्म जी के मैंडेटरी कंटेंट्स क्या थे? एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेक्शन 29A की इनएलिजिबिलिटी, बेसिक इंफॉर्मेशन, फीस एंड डिपॉजिट कितना है, एंड लास्ट डे ऑफ सबमिशन 15 डेज के हिसाब से कम पीरियड मिलता है। सबमिशन की रिक्वायरमेंट्स की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। कोई भी सबमिशन अनकंडीशनल होगा। अंडरटेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी, दैट इज जो आप बोल रहे हो वो आप सच में हो, प्लस उसके साथ साथ कोई इनएलिजिबिलिटी नहीं है, और कॉन्फिडेंशियलिटी रखी हुई है, दैट इज अंडरटेकिंग वायलेट नहीं हो रही। बाकी ड्यू डिलिजेंस ऑफ आरपी करता है, और ये चेक करता है कि सामने वाला जो बिडर है वो कोई ऐसी ही बातें नहीं कर रहा है। बाकी प्रोविजनल लिस्ट मेंटेन होती है आरपीएस की, और एक फाइनल प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है, पीआरए करके बोलते हैं, और एसआरए का मतलब होता है सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो एग्जाम में कभी कंफ्यूज मत हो जाना गलती से अगर उन्होंने एसआरए दे दिया या पीआरए के हिसाब से। तो प्रोविजनल रेजोल्यूशन, प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट 10 दिन में उनकी लिस्ट फाइनल, प्रोविजनल लिस्ट बनती है। फिर उसके बाद उनके सारे क्राइटेरिया फिर चेक होते हैं और फिर फाइनल लिस्ट एप्लीकेशन में बनती है। रेगुलेशन 36B, रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान, जब फाइनल लिस्ट बन जाती है तब हम लोग उनको बोलते हैं, तब हम लोग उसको रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान, आईएम, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स 5 दिन में सारी चीजें भिजवा देते हैं। 30 दिन का टाइम देते हैं, आप अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कीजिए। मॉडिफिकेशन के हिसाब से अगर बात करूं तो फ्रेश इश्यू के हिसाब से या बेसिक मॉडिफिकेशन के हिसाब से भी रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया जा सकता है। ओके। बाकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के हिसाब से अगर बात करूं तो सिक्योरिटी जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स है वो अपने रेजोल्यूशन प्लान्स के सबमिट करते हैं, और रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान अगर प्रीवियसली प्लान अनसेटिस्फैक्ट्री रहा है तो डेफिनेटली 30 डेज का टाइमलाइन होता है, उसके बीच में सबमिट हो जाना चाहिए। ये सारी बातें आपको रेगुलेशन 36B में मिल जाएंगी। सेक्शन 30 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये सेटिस्फाई हुआ तो प्लान हुआ।
कोर्ट क्या देखता है? एक एफिडेविट देखता है 29A के हिसाब से, एंड रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान टाइमली सबमिट हुए कि नहीं, और दे सी द एंटायर मैकेनिज्म कि ये प्लान को अगर इंप्रूव किया जा सकता है तो किस तरीके से। ओके। सेक्शन 30 की रिक्वायरमेंट्स मीट होने के बाद रेजोल्यूशन प्लान्स के जो कंटेंट्स हैं और उनके एग्जामिनेशंस में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, वेल मैंडेटरी रेगुलेशन 37 के हिसाब से ये सब चीजें ध्यान रखो। ये तो आप लोगों ने रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज में भी देखे थे। ये वही चीजें हैं जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को बिड करते समय ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो आप एसेट्स को कैसे खरीदना चाहते हो, पार्टली होलली, आप करना क्या चाहते हो, मर्जर, अमालगमेशन, डीमर्जर, या पूरी एंटिटी एक्वायर करना चाहते हो सब्सटेंशियल टेक ओवर के तौर पे। सिक्योरिटी इंटरेस्ट को आप कैसे सेटिस्फाई करोगे, प्लस ऑपरेटर्स का पेमेंट कैसे करने वाले, मेच्योरिटी की डेट क्या रहेगी, और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे करने वाले। तो ये रेजोल्यूशन प्लान्स का रिक्वेस्ट है। जहां तक कि एग्जामिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की बात करो, 30 सबसेक्शन 2, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पेमेंट होना चाहिए। याद रखना ये लिक्विडेशन नहीं हो रहा है तो ओसी का पेमेंट ऊपर आ जाएगा, लिक्विडेशन हो रहा होता तो ओसी का पेमेंट नीचे आ जाता। तो हमारे ओसीज का पेमेंट कैसे होगा, और ओसीज के अंदर को उनको आप कम से कम कितना अमाउंट देंगे। लेकिन देखो, किसी भी ओसी को लिक्विडेशन वैल्यू या डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू से कम नहीं दे सकते। ओके। लिक्विडेशन वैल्यू या डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू से कम नहीं दे सकते, और उनको गलत तरह से ट्रीट नहीं करने का, क्योंकि वो भी क्रेडिटर्स ही हैं। क्लियर। दूसरा बात करते हैं नॉन वोटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की। दैट इज, यहां पे बात हो रही है कि जो लिक्विडेशन वैल्यू है कम से कम उनको तो मिलना ही चाहिए। ओके। क्योंकि ये है एफसी, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, तो भी उनके हिसाब से उनको मिल जाना चाहिए। बाकी कॉर्पोरेट डेटर का अफेयर्स कैसे मैनेज होगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान कैसे होगा, एंड दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी लॉ। मैंडेटरी कंटेंट्स की जहां तक बात करूं तो जो ओसीज हैं उनको एफसीज में इधर प्रायोरिटी कितना मिलेगी। जैसे मैंने आपको बोला था, जो भी 25,000 वाले ओसी हैं सबको हम पहले पे कर देंगे, ये कंपनी का रेजोल्यूशन एप्लीकेंट डिसाइड करता है। बाकी नॉन वोटिंग एफसीज जो होते हैं, जैसे रिलेटेड पार्टी वाले एफसीज वो सब हो गए, वो पेमेंट कैसे लेंगे। बाकी हमारे सारे स्टेक होल्डर्स का पेमेंट क्या होगा, पेमेंट का स्केड्यूल कैसे होगा, हम फिजिबिलिटी वायबिलिटी कैसे एड्रेस करने वाले, अगर कल को डिफॉल्ट हो गया तो क्या होगा, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट केपेबल है इतना पैसा देने को, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग का पूरी बातें यहाँ पे लिखी जाती है। इन सारी बातों को देखने के बाद अगर अप्रूवल प्रोसेस की बात करें तो सीओसी का अप्रूवल सबसे पहले आता है सेक्शन 30 सबसेक्शन 4 के हिसाब से। सीओसी में ये प्लान 66% मेजोरिटी के साथ अप्रूव होना चाहिए। हो सकता है आप एक से ज्यादा प्लान भी कंसिडर करो। एवरी पॉसिबिलिटी है कि हम एक से ज्यादा प्लान देख रहे हो। ओके। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि दो प्लान एक एक जितने ही वोट्स मिल जाए, तो एक टाई ब्रेकर फॉर्मूला होगा। और जो हमारे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं वो सारे अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस को चेक करेगा बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल को फ्रॉड्स ना निकले, और हमारे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स जो हैं वो सीओसी की मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। फिर जहां तक दूसरी बात आती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल की, तो वो सबसे पहले देखेगा सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 कंप्लाइड है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये भी सबमिट समझेगा कि प्लान एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल है या हवाला। एंड यस, अप्रूवल के हिसाब से इन बातों का ध्यान रखने का, प्लान बाइंडिंग होगा सारे एम्प्लॉयज पे, क्रेडिटर्स पे। वो बाद में ये नहीं बोल सकते हमसे तो पूछा भी नहीं गया था, यहाँ तक कि गवर्नमेंट गारंटर्स पे भी होगा। और उसी दिन मॉरेटोरियम सीज हो जाएगा जिस दिन प्लान के ऑर्डर्स आ जाएंगे। बाकी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है वो नेसेसरी अप्रूवल, जैसे अगर मैंने कंपनी खरीद ली तो मेरे को जो गवर्नमेंट का फैक्ट्री लाइसेंस अप्रूवल होता है, जीआईडीसी, एमआईडीसी, जो भी अप्रूवल्स हैं, कंपटीशन कमीशन का अप्रूवल है। हाँ, कंपटीशन कमीशन का अप्रूवल जो है वो पहले लेना होगा, क्योंकि वो प्रोसेस अभी फास्ट ट्रैक पे कर दिया है। बाकी सारे अप्रूवल्स बाद में लेने होंगे, क्योंकि जब तक अप्रूवल्स नहीं होंगे प्लान चलेगा नहीं। एंड अगर फिर भी कोई डिससेटिस्फाइड हुआ तो ये रहा सेक्शन 61 सबसेक्शन 3, कि सर प्लान लॉ कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है, प्लान जो है वो इरेगुलर है, प्लान जो है वो ओसीज को ट्रीट नहीं कर रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट तो लिखी नहीं गई थी सर, और प्लान जो है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्राइटेरियाज को मीट नहीं कर रहा, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है, आईबीबीआई के क्राइटेरियाज को, सॉरी।
जहां तक लाइबिलिटी की बात करूं, सेक्शन 32A के, अगर सर मैंने एक कंपनी एक्वायर कर ली तो क्या कंपनी का केस मेरे पे चलेगा? वेल नहीं, यहीं पे इम्यूनिटी दी जाएगी कि कॉर्पोरेट डेटा का कोई भी पहले का केस आप पे नहीं चलेगा, कोई भी केस नहीं चलेगा, और आपका पूरा मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में होना चाहिए, और आपके मैनेजमेंट में कोई रिलेटेड पार्टी प्रमोटर पुराने मैनेजमेंट से नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखने का। अच्छा, कंपनी के अगेंस्ट भी केस रुक जाएगा? जी हाँ, कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी के अगेंस्ट का केस सब रुक जाएगा, यहाँ तक कि उसका अटैचमेंट मैनेजमेंट भी रुक जाएगा। एंड इंडिविजुअल की लाइबिलिटी का क्या होगा सर? वेल इस केस में लॉ बोलता है कि जो भी लोग पहले ऑफिस को मैनेज कर रहे थे, वो जो डिफॉल्टर्स थे, जिन्होंने, जिनकी वजह से कंपनी की हालत ऐसे हुई है, दे रिमेन लायबल वैसे के वैसे ही। बाकी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के साथ आप सबको कोऑपरेट करना होगा, दैट इज 32A। रजिस्टर्ड वैल्यूअर चाहिए क्या? चाहिए। एक्चुअली आरपी को रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और एक नहीं, दो रजिस्टर्ड वैल्यूअर 7 डेज के हिसाब से अपॉइंट करने पड़ते हैं, मैक्सिमम 47 डेज के अंदर हो जाता है। फेयर वैल्यू का डिटर्मिनेशन होता है। अच्छा, ये फेयर वैल्यू निकालने का मतलब, इसका मतलब ये होगा कि आप एक एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू निकाल रहे हो कि आज के आज ही अगर ये एसेट्स बिक जाए तो कितना पैसा मिल जाएगा। एक लिक्विडेशन वैल्यू निकलता है कि आज के आज ही अगर ये कंपनी खत्म हो जाए तो कितना पैसा मार्केट में इस समय मिल जाएगा। और एक डिटर्मिनेशन के मेथड्स हैं, जैसे एक एवरेज टू लो क्लोजेस्ट एस्टिमेट्स निकालते हैं कि दो नो सिचुएशन के अंदर सबसे पास का क्या है, और जो सिग्निफिकेंस है 25% से ज्यादा तो नहीं। मतलब आज के आज ही कंपनी खत्म हो जाए तो कितना मिल जाएगा, और आज के आज ही बिक जाए तो कितना मिल जाएगा, ये देखना पड़ता है। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं पुटिंग फ्यूचर वैल्यू टू द प्रेजेंट वैल्यू, तो पीवी फैक्टर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और कॉन्फिडेंशियलिटी, जी हाँ, कंपनी आरपी एंड वैल्यूअर कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। सीओसी के मेंबर्स भी सारी रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, दे आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज आउट देयर। ओके, सो ये हो गया इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट, दैट इज प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, सो आई बिलीव ये पार्ट भी क्लियर। सो इस तरह तो फटाफट 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 हो जाएगा। ओके, तो चलो, ये तो 19th चैप्टर था, 19th चैप्टर का पार्ट भी समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से जो चैप्टर शुरू हो जाते हैं वो लगभग स्पेसिफिक प्रोविजंस के हिसाब से शुरू होते हैं कि यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोविजंस में हम क्या क्या लेंगे। जैसे एक चैप्टर आता है पीपीआईआरपी, ओके, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का स्पेसिफिक चैप्टर है, वो भी समझाते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली हैं? देखिए, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर, जबरदस्त चीज है। जहां तक आपको डेफिनेशंस की बातें याद होगी तो पहले तो 54A से 54P एंड आईबीसी का कोड जितना हमने लिखा हुआ था वो सारा पढ़ जाओगे तो भी काफी हो जाएगा। जहां तक रेगुलेशंस की बात होगी तो इसमें प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेगुलेशंस 2021 ही फॉलो करेंगे। प्लस कंसेप्ट प्री पैकेज का क्या है, कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग जुरिस्डिक्शन में अलग अलग सेंस पे बनता गया। रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान है जहाँ पे कंपनी खुद चाहती है कि रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए। एंड ये अलग अलग नेचर के नोमेनक्लेचर है, जैसे यूएस में प्री अरेंज इंसॉल्वेंसी है, यूएसए में प्री प्लान है, प्री पैक, यूके में प्री पैक प्लान बोलते हैं, यूएसए में प्री प्लान सेल भी बोलते हैं, और सिंगापुर में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सेंस में जानते हैं, अलग अलग नेशंस के लॉ बने हुए हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अच्छी बात यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, एनसीएलटी का टाइम कम हो जाता है, प्रोसीडिंग्स केसेस कम लगते हैं, कॉर्पोरेट डेटर जो है अपने कंट्रोल में रहता है, और ये सीआईआरपी का पार्ट जल्दी हो पाता है। 54A से 54C एप्लीकेशन स्टेजेस की बात करते हैं। यहाँ पे एलिजिबल कॉर्पोरेट डेटर्स की जहां तक बात करूँ तो एमएसएमई है एलिजिबल। डिफॉल्ट अमाउंट कितना होना चाहिए? 10 लाख, वेरी गुड। प्री रिक्विजिट क्या क्या है कंडीशंस? एक तो कोई प्रायर पीपीआरपी सीआरपी नहीं होना चाहिए पिछले 3 साल में, कोई प्रेजेंट सीआईआरपी नहीं चलना चाहिए,
कोई लिक्विडेशन ऑर्डर पास नहीं है और कोई रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड नहीं है, तो फिर आप ये कर सकते हैं। ओके। बाकी अप्रूवल्स की बात करो तो एफसीज जो नॉन रिलेटेड पार्टीज होते हैं, उन लोगों में 66% वैल्यू के हिसाब से अगर उन्होंने एप्लीकेशन अप्रूव किया है, या 66% वैल्यू के हिसाब से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम अप्रूव किया है, तो जाके ये शुरू होगा। अगर एफसीसी अप्रूव नहीं करेंगे तो पीपीआरपी कभी शुरू ही नहीं होता है। और एक डिक्लेरेशन चाहिए पार्टनर्स से। ओके, कितने टाइम में? 90 डेज के अंदर। एंड उन्होंने कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है और ये जेन्युइन कंपनी की कंडीशन है। प्लस उसके साथ आरपी का नाम जो प्रपोज हुआ है वो सबमिट कर दीजिए। एंड रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स पार्टनर्स, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा या फिर 3/4 मेजोरिटी के साथ। तो ये हो गया अप्रूवल्स। एप्लीकेशन के बारे में क्या क्या चीजें थी? वेल, एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फाइल हो गए, रिटन कंसेंट के साथ फाइल होते हैं। एप्लीकेशन को एडमिट और रिजेक्ट 14 डेज में करते हैं। प्लस उसके से 7 डेज रेक्टिफिकेशन के लिए भी मिलता है। ओके। सो ये कुछ बेसिक बातें 54A से 54C के अंदर। 54D अगर आपको याद होगा तो टाइमलाइन था, ओवरऑल कंप्लीशन पीरियड के हिसाब से 120 डेज के अंदर हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, रेजोल्यूशन प्लान एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट कब होता है? तो 90 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट के हिसाब से हो जाता है। वेरी गुड। तो इसका मतलब वो 30 दिन का ऊपर था। एंड अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ तो पूरा प्लान टर्मिनेट हो जाएगा। वाह। तो फटाफट हो जाता है पीपीआरपी। जहां तक कि इसके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की बात करें तो पूरा पीपीआरपी शुरू करने के पहले उसे ये चेक करना है कि 54A की रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है। बेस रेजोल्यूशन प्लान कंफर्मिंग 54K आ गया है और आईबीबीआई की रिपोर्ट्स के हिसाब से चीजें बराबर बैठी है कि नहीं। प्लस पीपीआरपी के टाइम पे एक तो क्लेम्स लिस्ट चाहिए, दूसरा सीओसी की लिस्ट चाहिए, तीसरा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बराबर से बनना चाहिए, और हाँ, गलत फ्रॉड अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए। इतना ही नहीं, सीआईआरपी के हिसाब से 54 ऐप के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चेक करना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स चेक करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये सब चीजें बराबर से होनी चाहिए। एंड यस, 54 के हिसाब से एप्लीकेंट कौन था, जिनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं थी, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपनी डेट्स ऑफ कमेंसमेंट दे देती है कि यहाँ से शुरू हो गया। जहाँ तक कि फीस एंड कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर कॉर्पोरेट डेटर डिसाइड करते हैं कि कितना फीस या कॉस्ट लगेगा। अगर पीपीआरपी के अंदर कॉस्ट की बात करें तो फीस जो पीपीआरपी में पे होगी, और वो नो डाउट एडजुडिकेशन प्रोसेस के हिसाब से पे हो, तो वो कॉस्ट में एडमिट होगी। अगर नहीं अलग से कोई पेमेंट हो रही है तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट। ओके। बाकी मॉरेटोरियम को डिक्लेयर करने की बात करूं तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ओके, मॉरेटोरियम डिक्लेयर करती है 14 डेज के हिसाब से, आरपी को अपॉइंट करती है और पब्लिक अनाउंसमेंट कंप्लीट करती है। इतना ही नहीं, पीपीआरपी का मॉरेटोरियम कितना होगा? तो ज्यादा नहीं। यहाँ पे पीपीआरपी कमेंसमेंट एंड होने तक, यानी 120 डेज तक का मैक्स होता है। ओके। पब्लिक अनाउंसमेंट का टाइमलाइन क्या होगा? वेल अगेन 2 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट, सेम टाइमलाइंस के हिसाब से पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाती है। बाकी कॉर्पोरेट डेटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये क्यों करना है? क्योंकि इस समय हमारे कंट्रोल डेटर के पास ही है, यानी कंपनी के पास है। तो जहां तक मैनेजमेंट की बात आ जाए तो ये देखना पड़ता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं और वो मैनेजमेंट बराबर से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर अगर जरूरत पड़े तो सीओसी 66% वोटिंग शेयर्स को पास करते हुए अगर उनको ग्रॉस मिस मैनेजमेंट लगता है तो नया मैनेजमेंट भी अपॉइंट कर सकती है। यहाँ तक कि जो हमारे, और अच्छा, नया मैनेजमेंट मतलब आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनली अपॉइंट होगा। आज 54G के हिसाब से इंफॉर्मेशन की बात कर रहा था। तो जो भी इंफॉर्मेशन आरपी को सबमिट होगी विद इन 2 डेज, उसकी पूरी लिस्ट ऑफ नेम्स बनाता है, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करता है, ताकि वो ये देख सके कि बेस रेजोल्यूशन प्लान के सामने कौन सा प्लान टिक रहा है। और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एक स्विस चैलेंज मेथड अडॉप्ट करने वाले हैं। ओके। कि विद इन कमेंसमेंट होने के 7 दिन में एक कंफर्मेशन लिस्ट आ जाती है कि बेस रेजोल्यूशन प्लान के साथ कि कौन कौन से क्लेम्स हैं। और फर्स्ट मीटिंग के अंदर की बात करूं तो 7 डेज के अंदर पहली मीटिंग भी कॉल करनी है। ओके। सो 54 आई तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं 54K के रिक्वायरमेंट्स में। एक कंसेप्ट आता है बेस रेजोल्यूशन का।
ये रेजोल्यूशन प्लान पहले तो हमें 2 दिन के अंदर ही देने का है। फिर आरपी सीओसी को सबमिट करता है और सीओसी इसको या तो अप्रूव करेगा या इम्पेयरमेंट के नाम पे रिजेक्ट कर देगा। अप्रूव कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इम्पेयरमेंट के नाम पे रिजेक्ट किया तो फिर नया प्लान इनवाइट करना पड़ जाएगा। ओके। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? वेल, पीपीआरपी का कॉस्ट उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ओसी का क्लेम इंक्लूड होना चाहिए, और मैनेजमेंट का अफेयर्स, कोई लॉ कॉन्ट्रवेनिंग नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव बिड्स की जहां तक बात करूं तो ओके, तो सीओसी को अगर बेस रेजोल्यूशन प्लान पसंद नहीं आया, या बेस रेजोल्यूशन प्लान उनका लगता है ये ओसी लोगों को बहुत कम पैसा दे रहा है, तो फिर ये कैंसिल भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसके इवैल्यूएशन होगा, सिलेक्शन होगा। एक एक बेस रेजोल्यूशन प्लान को हम इवैल्यूएट करेंगे कई क्राइटेरिया, उसके बेस्ट रेजोल्यूशन प्लान सिलेक्ट करेंगे, और 66% वोटिंग अप्रूवल वहीं पे भी लेंगे। 54L की जहां तक बात करूं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसी भी प्लान को 30 डेज के अंदर अप्रूव करती है, अगर उसको लगता है कि हाँ ये बेस रेजोल्यूशन प्लान के कंपेयर में सही प्लान है। एंड अगर ऐसा कोई प्लान आता ही नहीं है तो तो लिक्विडेशन करना ही बेटर है, अनलेस बेस रेजोल्यूशन प्लान को आपने सिलेक्ट कर लिया था। ओके। बाकी 54N के हिसाब से टर्मिनेट कब होता है? 54N के हिसाब से अगर आरपी अपना फाइल करती है कि आरपी फाइल्स के कोई प्लान आया ही नहीं एक्चुअली सर 90 डेज, या सीओसी ने खुद ने ही 66% वोटिंग पास करके खत्म कर दिया, ये एडजुडिकेटिंग प्लान सही तरीकों से अप्रूव नहीं हुआ, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले? कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे हैं कि जो भी कॉर्पोरेट डेटर है वो पूरा का पूरा खर्चा वो उसे बेयर करना पड़ेगा पीपीआरपी का। लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो सकता है, और अगर कोई फ्रॉड या अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन है तो सीरियस ऑर्डर्स पास हो सकते हैं। ओके। बाकी 54 ओ के हिसाब से सीओसी की 66% वोटिंग होगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पीपीआरपी इनिशिएट करती है, और सीआईआरपी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, आप लोगों ने जितने पार्ट्स देखे, ओके, डेफिनेशन, 54A, C, D, आरपी का अपॉइंटमेंट मॉरेटोरियम, ये सब मिला के पीपीआरपी का प्रोसेस है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये आ, इसमें आईबीसी इलेक्टिव में आएगा या सीआरबीआई में आएगा। आने के चांसेस हैं, थोड़े बहुत प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो एक आध क्वेश्चन तो आ सकता है। ओके, चलो, तो ये एक पार्ट हो गया। दिस इज फर्स्ट पीपीआर। बाकी इसके ऊपर तो कोई क्लैरिटी बेस्ड क्वेश्चन या ऐसा कुछ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ओके, अब बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर फ्रेमवर्क की। जब हम क्रॉस बॉर्डर फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो कुछ चीजें का ध्यान रखना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर फ्रेमवर्क कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे क्रॉस बॉर्डर का कंसेप्ट क्या है और उसके इश्यूज किस रिलेशन में इसको ये डालना पड़ रहा है। वेल, एक्चुअली कुछ डेफिनेशंस है इंपॉर्टेंट के हिसाब से, कि फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड डेटर्स होते हैं जो इंडिया के बाहर हो सकते हैं या इंडिया में हो सकते हैं, या डेटर्स जिनके एसेट्स मल्टीपल कंट्रीज में, तब क्रॉस बॉर्डर की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक नेशनल प्रॉब्लम से बढ़ जाता है। कई नेशंस में क्रॉस बॉर्डर डील करने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन तरीका नहीं है, कोई फाइनेंशियल रेस्क्यू प्लान्स नहीं है। ओके, फ्रॉड हो सकते हैं, प्रेडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इसके लिए क्रॉस बॉर्डर एक इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की जहां तक बात करूं तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और 234 235 सेक्शन सबसे बेस्ट सेक्शंस इस पूरे के हिसाब से हमारे, यू कैन से, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर के लिए है। अब ये क्रॉस बॉर्डर का इंसॉल्वेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आप लोगों ने पढ़ा था। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स निकलना चाहिए, हर किसी क्रेडिटर्स को अच्छे से ट्रीटमेंट मिले, स्पेशली सिक्योर्ड वाले को, टाइमली एफिशिएंट पेमेंट आ जाए, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस बराबर से खत्म हो, प्रेडिक्टेबल लॉज एंड ट्रांसपेरेंसी हो, तो हम एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स के राइट्स को समझ सके, प्लस क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी डेवलप हो सके। इन सारे नेचर्स को देखते हुए क्रॉस बॉर्डर की इंसॉल्वेंसी को लाने की बात होती है। इसके लिए यूएन सेटल का एक फ्रेमवर्क बना था, फ्रेमवर्क 1966 के हिसाब से। इस कमीशन ने, जो जनरल असेंबली की सब्सिडी थी,
एक लेजिस्लेटिव और नॉन लेजिस्लेटिव टेक्स्ट को बनाया। टेक्स्ट बनाने के बाद यूएन सेंट्रल लेजिस्लेटिव टेक्स्ट 2004 के बारे में कुछ बातें। एक नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडी बनती है जो इफेक्टिवली इंसॉल्वेंसी लॉ को कैसे डिजाइन किया जाए। उनका फोकस ये होता है कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस में इंसॉल्वेंसी को कैसे रखा जाए, और उसके अंदर उन लोग ने कुछ बातें की थी, जैसे एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसके ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्स क्लियर हों, जैसे हम लोगों ने आईबीबीआई बना दिया। एक स्टैंडर्डाइजेशन स्टेटमेंट आए जो फाइनेंस में स्टैंडर्डाइज चले, प्लस इसके साथ एंटरप्राइज एंड ग्रुप्स जो नेशनल इंटरनेशनल है वो आपस में कोऑर्डिनेट करें, एंड मैनेजमेंट दिखे कि कैसे मैनेजमेंट ये ऑब्लिगेशंस को कर पाती है। तो तब जाके ये स्ट्रक्चर रेडी हो। बाकी यूएन सेंट्रल बॉर्डर लॉ 1997 के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे कि एक हार्मोनाइजेशन लॉ उन्होंने तब प्रपोज किया, तब 44 कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया। और इसके साथ साथ उसका पर्पस ये था कोऑपरेशन हो कोर्ट्स के बीच में, क्लैरिटी हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ डेटर्स एसेट्स हो, और रेस्क्यू कल्चर बन सके। इसके चार कोर प्रिंसिपल्स बने थे, चार एलिमेंट्स के हिसाब से। एक तो एक्सेस, कि कोई भी फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव दूसरे के कोर्ट में जाके अपनी बात रख सके। रिकॉग्निशन, आप एक फॉरेन के जजमेंट को एक दूसरे नेशन में जाके रख सकते हो। रिलीफ, आप एक डिमांड कर सकते हो कि सर मुझे मेरे क्लाइंट के लिए एसेट्स प्रोटेक्ट करने हैं। और कोऑपरेशन, ताकि हम उस नेशन में उनके कोर्ट्स और हमारे कोर्ट्स के बीच में एक कोऑपरेशन, एक प्रैक्टिशनर्स कोऑपरेशन प्रमोट हो। तो ये अपने आप में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की बात है। बाकी जहां तक इंडियन लीगल कंटेक्स्ट और इंडियन लीगल रिकमेंडेशंस की जहां तक बात करें, तो हमारे उधर आईबीसी का प्रोविजन दो एरिया में कवर करता है, 234 और 235। सेंट्रल गवर्नमेंट एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रखना पसंद करती है, और 235 में लिक्विडेटर अगर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दे दे कि कंपनी लिक्विडेशन हो जाए, तो एक बायलैटरल अरेंजमेंट का फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है उसके हिसाब से। इंसॉल्वेंसी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी 2018 में एक व्यू लेके आती है कि हमें यूएन सेटल मॉडल लॉ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। और पार्ट जेड करके प्रमोट किया जाता है कि इंसॉल्वेंसी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या थे। एक रेसिप्रोसिटी के बेसिस पे इसको एक्सेप्ट किया जाए, और और हमारे यहाँ के जो कॉर्पोरेट डेटर्स हैं उनको वैसे ही एप्लीकेबल हो जैसे इंडिया के बाहर में। गवर्नमेंट को एक फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस सिस्टम बनाना चाहिए। इनफैक्ट अभी फॉरेन लीगल फर्म्स का रिकॉग्निशन तो अब हो रहा है, तो टाइम लगेगा इसको। सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट जिसे कॉमी बोलते हैं, रूल मेकिंग प्रोसेस बनाए, ताकि लोकेशन कहाँ पर है, फाइनेंसिंग कहाँ से रेज हो, ये सब चीजें आए। एंड यस, पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको नोटिफाई करना चाहिए। इसके सपोर्ट में एक बहुत फेमस केस था जेट एयरवेज का, जिसमें इंडिया और नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने पैरेलल इंसॉल्वेंसी एग्री की थी, और एनसीएलटी ने कोऑपरेशन के हिसाब से डच ट्रस्टीज के साथ कोऑपरेट किया था, और क्रॉस बॉर्डर प्रोटोकॉल बनाया गया था। और एक सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट कॉमी को डेवलप किया गया, उस टाइम पे कॉमी इंडिया था जहां पे मेनली एसेट्स लोकेटेड होते हैं। उसके साथ साथ दूसरा एरिया जो इस चैप्टर से याद रखना वो था यूएस बैंक्रप्सी लॉ। बहुत फेमस क्वेश्चंस रहे एग्जाम में। तो चैप्टर 7 लिक्विडेशन प्रोसेस के साथ चैप्टर 11 याद रखना। चैप्टर 11 की बातें ये थी कि डेटर कंट्रोल में रहेगा, पूरा फाइनेंशियली स्ट्रांग एंटिटी है, और आपको अपनी कंपनी नहीं छोड़नी है। आपकी कंपनी के लिए हम स्टे ऑर्डर ला के देंगे, आपको बस कंपनी कंटिन्यू करनी है। उनका चैप्टर 15 क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की बात करता है, जहां पे मल्टी कंट्री इंसॉल्वेंसी हो सकती है, और फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव यूएस कोर्ट्स में भी आ सकते हैं। तो यूएस ने एक तरह से चैप्टर 15 के तौर पे एक क्रॉस बॉर्डर की तैयारी करके रखी। बाकी वर्ल्ड बैंक के प्रिंसिपल्स, यस अनडाउटेडली वर्ल्ड बैंक के प्रिंसिपल्स इंसॉल्वेंसी सिस्टम को प्रमोट करते हैं। और इसके की एलिमेंट्स क्या हैं? की एलिमेंट्स बस यही थे कि एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट बने ताकि लोग ट्रस्ट कर सकें, एक इंसॉल्वेंसी सिस्टम बने उस कंट्री में जिसमें लिक्विडेशन रीऑर्गेनाइजेशन जैसे प्रोसेस हो, और एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो जिसके ऊपर लोग रिलाई कर सके, और प्लस एक ट्रांसपेरेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बने। ये बातें ही थी इस चैप्टर के हिसाब से। ओके, तो क्रॉस बॉर्डर में बेसिकली जनरली इतनी बातें ही रहती है। बट हाँ, अगर आपको डिटेल वो रेगुलेशंस वगैरह देखनी हो,
तो उतना ही देख के जाना जितना पास्ट एग्जाम में ज्यादा पूछा गया हो, मतलब पास्ट एग्जाम में पूछा गया हो। उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सारा ना तो पढ़ने का टाइम बचा है और इतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं। पास एग्जाम में क्या क्या मेन क्वेश्चंस रहे, स्कैनर के हिसाब से उतना भी देख लिया तो भी बहुत हो जाएगा। ओके। आई थिंक अभी तक तो आप लोगों ने स्कैनर देख लिया होगा, यू मस्ट हैव बॉट इट ऑल्सो। एक आइडिया तुमको वैसे भी मिल चुका होगा कि पास एग्जाम्स के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और क्या क्या नेचर में आते हैं। ओके, फाइन। अदर देन दैट एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो इसमें ऐड होता है वो है लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी है वो बता देता हूँ। लिक्विडेशन, ओके, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, काफी सारी चीजें हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से बात करो तो लिक्विडेशन तब शुरू हो जाएगा जब सेक्शन 33 आता है। फिर भी गवर्निंग सेक्शन 33 से 54 लिक्विडेशन को पूरी तरह गवर्न करेंगे। गवर्निंग रेगुलेशंस की जहां से बात करूं तो आईबीपीआई का लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस होता है। और प्राइमरी फोकस की बात करूं तो कॉर्पोरेट डेट यहाँ पे जब खत्म होने आया, इसका मतलब लास्ट टू लास्ट रिसोर्ट से अब कुछ हो नहीं सकता तो लिक्विडेशन हो। सेक्शन 33 बोलता है हम लिक्विडेशन कब शुरू करेंगे। पहला पहला ट्रिगर हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे लिक्विडेशन की शुरुआत हो जाए, तो क्या हो जाए, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिजेक्ट कर रहा है, नॉन कंप्लायंस, कॉर्पोरेट डेटा कॉन्ट्रवेन कर रहा है, तो लिक्विडेशन करना पड़ेगा। इस केस में ट्रिगर फ्रॉम द कमिटी कब होता है, जब सीओसी रिजॉल्व करती है लिक्विडेशन करने के लिए, लेकिन उस डिसीजन के बाद रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद भी कंफर्म नहीं कर रहा है, तभी भी ट्रिगर हो सकता है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है, वेल कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसा होगा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर देगी, पब्लिक अनाउंसमेंट इश्यू हो जाएगा, और कॉर्पोरेट डेटर जो अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होता है उनको सबको नोटिस चले जाएंगे। प्लस उसके साथ लीगल केसेस जो होंगे वो सारे के सारे स्टे हो जाएंगे, और एक डिमांड नोटिस, ऑफिसर्स का डिस्चार्ज सब स्टे हो जाएगा, और फिर लिक्विडेटर उस कंपनी का चार्ज अपने हाथ में लेगा। ओके। बाकी लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट ड्यूटीज क्या क्या रहती है, वेल जहां तक सेक्शन 34 की बात करूं अपॉइंटमेंट, लिक्विडेटर के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो था वही लिक्विडेटर बन जाएगा अगर कंसेंट देता है तो। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी चाहे तो रिप्लेस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आरपी को रिप्लेस कर सकती है आईबीबीआई के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे भी। और को जो भी अपना केएमपी है, जो भी अपना आईबीबीआई अथॉरिटी है, ओके, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज से नहीं रहेंगे, फिनिश। देखो, सीआरपी प्रोसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाजू में बैठते थे क्योंकि वो सस्पेंड हुए थे, निकाले नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पे लिक्विडेशन में सब निकाल दिए गए। ओके। लिक्विडेशन का फी एंड कॉस्ट कौन पेयर करेगा, वेल लिक्विडेशन का फी एंड कॉस्ट आईबीबीआई डिटरमाइन करता है, जो लिक्विडेशन एस्टेट में ऐड होगा, और लिक्विडेशन का कॉस्ट डिटरमाइन करने के बाद, उसको ऐड करने के बाद उसका पेमेंट के टर्म्स फाइनलाइज किए जाते हैं। अच्छा, लिक्विडेटर की पावर्स एंड ड्यूटी क्या है, लिक्विडेटर क्लेम्स को वेरीफाई करता है, एसेट्स को कंट्रोल कर लेता है, सारे रिपोर्ट बनाने का काम उसका है, जो भी बिजनेस है चलाने का काम है, सेल प्रॉपर्टी को बेचने का काम, यहाँ तक कि प्रोफेशनल असिस्टेंस ले ले, क्लेम्स को इनवाइट करे, फाइनेंशियल अफेयर्स को चेक कर ले जैसे प्रेफरेंशियल है कि नहीं, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन को चेक करें। बाकी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के हिसाब से स्टेक होल्डर्स के लिए क्या क्या चीजें, वह लिक्विडेटर को जो हमारे स्टेक होल्डर, हमारे क्रेडिटर्स वगैरह, उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है, कैसे है। हाँ, दैट इज नॉट बाइंडिंग, लेकिन स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमिटी चाहिए। इनफैक्ट ये बहुत रिसेंटली ऐड हुआ है, पहले नहीं था, लेकिन बाद में फिर गवर्नमेंट को लगा भी स्टेक होल्डर्स बार बार सवाल पूछते हैं, सो लेट्स ऐड इट। बाकी लिक्विडेशन एस्टेट सेक्शन 36 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर इसके डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं तो लिक्विडेटर एक एस्टेट बनाता है जिसमें फिड्यूशली वो एक ट्रस्टी बन जाता है और सारे क्रेडिटर्स का नाम लिख के उसके अंदर उसको रख देता है, एक डब्बे के जैसा है जिसके अंदर सारे सबका नाम लिखा हुआ है, और ये रहा मेरा एसेट्स।
इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है? वेल, इंक्लूड तो जो एसेट्स जिसपे कॉर्पोरेट डेटा का कंट्रोल है, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के साथ, और जो एसेट जो पैसा अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन में रिकवर हो रहा है वो भी, और जो पैसा सिक्योर ट्रेडर्स ने रिलिंक्विश किया है वो भी, वो सब इसमें इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा? वेल, जो एसेट्स किसी थर्ड पार्टी के पास था वो इंक्लूड नहीं होगा। जो एसेट्स हमारे पास काम करने के लिए आया था, बिलमेंट्स, जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमको किसी ने काम दिया था, जो वर्कर का पीएफ, पेंशन, ग्रेचुटी वगैरह है, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। और शेयर होल्डर्स का पर्सनल एसेट्स वगैरह वो भी इंक्लूड नहीं होने वाला है इस सब में। ओके। बाकी क्लेम्स एंड वेरिफिकेशंस की जहां तक बात करूं तो लिक्विडेटर सेक्शन 38 के हिसाब से पहले क्लेम्स को वेरीफाई करेगा, जानने की कोशिश करेगा कि जो लोग बोल रहे हैं वो सच में क्लेमेंट है कि नहीं। और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अपने क्लेम सबमिट कर सकते हैं वाया इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जैसे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स सबमिट करें। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी अपने क्लेम स्पेसिफाइड फॉर्म्स में देंगे, वो सब हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स होगा जी, बिल्कुल। 30 डेज में वेरीफाई होगा, लिक्विडेटर को एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से चेक करना है। और एडमिशन रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स भी हो सकता है, बिल्कुल। लिक्विडेटर एडमिट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। एंड जो भी क्लेम्स है 42 डेज के हिसाब से क्रेडिटर्स चाहे तो अपील कर सकता है, नहीं तो 14 डेज में एडमिशन रिजेक्शन तो हो ही सकता है। ये बेसिक थे 38 के हिसाब से। अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो प्रेफरेंशियल, अंडरवैल्यूड, एक्सटॉर्शनेट, ये सारे ट्रांजैक्शंस आप लोगों ने देखे हैं। सो 43 के हिसाब से अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो हमारा क्रेडिटर हो, श्योरिटी हो, अगर वो बेटर पोजीशन में आ रहा है और पिछले रेलेवेंट 2 इयर्स में आ चुका है रिलेटेड पार्टी होने के नाते, और नहीं रिलेटेड है तो 1 ईयर में आ चुका है, मतलब उसके पास कंपनी से पैसा उतर के आ गया है, उसके पास चीजें हो गई, ऐसे उसको पता था कंपनी लिक्विडेशन में जाने वाली है। ओके। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो सारा पैसा, वो सारा इंटरेस्ट वापस ले सकती है। कि आपको कैसे मालूम था? क्यों कंपनी ने आप ही का पैसा पहले उतार दिया? दैट्स हाउ इट इज। अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, ये भी हमने पढ़ा है। कंपनी ने बिना किसी रीजन के, या डायरेक्टर्स ने बिना किसी जस्टिफिकेशन के किसी को गिफ्ट कर रखा है। क्यों? ऐसे ही दिल आ गया। एसेट्स ट्रांसफर कर रखे हैं लेस कंसिडरेशन पे। तो अगर रिलेटेड पार्टीज को गिफ्ट किया है तो पिछले 2 साल का चेक करो, नॉन रिलेटेड पार्टीज को है तो 1 साल चेक करो, और फिर 48 के हिसाब से ऑर्डर लो, वो सारा एसेट्स वापस लो, सिक्योरिटी पेमेंट वगैरह वापस ले लो। एक्सटॉर्शनल क्रेडिट्स, ये भी जबरदस्त था। अब इसमें क्या है कि कुछ लोगों ने कंपनी के ऊपर ना जबरदस्त बिल बनाया हुआ है। इसका मतलब है कंपनी कंपनी को उधार के पैसे चाहिए थे, कंपनी को इन्होंने 65%, 70% लोन्स पे उधार दिया है। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त बात होगी। तो पिछले 2 साल में अगर किसी ने इतना बड़ा पैसे का उधार दिया है, या कंपनी से ज्यादा पैसा लिए हुए हैं, जो मार्केट रेट से बहुत ज्यादा है, तो उनके सारे टर्म्स मॉडिफाई करके उनको भी क्रेडिटर्स की लाइन में खड़ा करो, उनके सारे पैसे वापस लिए जाएंगे। दैट इज व्हाट इट इज। बाकी सिक्योर क्रेडिटर्स का स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट तो भूल नहीं। तो सिक्योर क्रेडिटर्स के पास ऑप्शंस होते हैं, या तो अपना हक रिलिंक्विश कर दे, छोड़ दे, और लिक्विडेटर को इन्फॉर्म कर दे, या सिक्योरिटी एसेट्स जो उनके पास पड़े हैं मार्केट में बेच के लिक्विडेटर को इन्फॉर्म कर दे। छोड़ देगा तो आई थिंक पेमेंट क्राइटेरिया में सेकंड नंबर पे आएगा। अगर एक्सरसाइज करेगा तो फिर नीचे गवर्नमेंट के साथ आएगा। हाँ, वो लोग अपना एसेट्स बेच भी सकते हैं, लिक्विडेटर को फिर जाके वेरीफाई करना होगा, सिक्योर क्रेडिटर्स कितना पैसा रिकवर करे वो चेक करना होगा, और सारा एसेट्स प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस से बेचा गया वो चेक करना पड़ेगा। और जो भी क्लेम्स है, जो भी अनपेड अमाउंट है, उसके लिए सिक्योर क्रेडिटर्स है ना, वो 53 के हिसाब से ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में आएंगे। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी को तो आप जानते ही हो, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कास्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी, वर्कमैन के 24 मंथ्स या सिक्योर क्रेडिटर्स का रिलिंक्विश पार्ट, वेजेस 12 मंथ्स का, अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का ड्यू, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एनफोर्स सिक्योरिटी, डेट्स इन ड्यूज जो बाकी बच गए, और फिर प्रेफरेंशियल होल्डर्स और इक्विटी और पार्टनर सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी। तो ये वाटरफॉल अरेंजमेंट तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है, याद रखना, कई बार पेपर्स में भी आए हुए हैं, स्पेशली इलेक्टिव में।
बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह थे वो सब के सब मॉडिफाई होके खत्म हो गए, और लिक्विडेटर की फीस जो है हर क्रेडिटर से प्रोपोर्शनेटली रिक्यूट की जाएगी। इनफैक्ट दैट्स उसका एक प्रैक्टिकल सम्स भी हमने किया था। बाकी डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा की बात करो तो लिक्विडेटर अप्लाई कर देता है एनसीएलटी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, कि कंप्लीट लिक्विडेट करो। एनसीएलटी डिसोल्यूशन ऑर्डर पास करता है और फॉरवर्ड कर देता है कॉपी को, और इस तरह से हम पूरी की पूरी एंटिटी को लिक्विडेट कर देते हैं। और सो लिक्विडेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, इसको पढ़ के जरूर जाना। इसमें काफी सारे एंगल्स है डिस्कशंस के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से भी। तो जैसे आपका सीआईआरपी का चैप्टर 15, चैप्टर 19 एक इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही ये लिक्विडेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। ओके, इसके पढ़ के जाना। पीपीआरपी भी इस बार आने के चांसेस काफी लग रहे हैं, और बातचीत भी वैसे भी चल रही थी। ओके, तो पीपीआरपी का पढ़ के जाना। क्रॉस बॉर्डर के लिए आप सिर्फ अगर पास पेपर्स का वो रेफरेंस कर जाओगे तो भी काफी हो जाएगा। ठीक। डीआरटी सरफासी, हाँ जरूर पढ़ के जाना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, कि डीआरटी सरफाजी के रूल्स क्या हैं, डीआरटी सरफाजी की चीजें क्या हैं, वो भी एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन रहते ही। ओके, अभी छोटा सा एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वॉलंटरी लिक्विडेशन। कह नहीं सकता आएगा, ओके, क्योंकि इसने सरप्राइज किया हुआ है, मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि अनएक्सपेक्टेडली इसका छोटा सा एक क्वेश्चन कहीं पे बैठ जाता है, तो और हमें लगता है यार काश, काश थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। तो वो ये थोड़ा ये पढ़ के रखना जरूरी होगा, अच्छा रहेगा अपने लिए। ओके, सो ये थोड़ा क्या पढ़ना है, वेल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या रहता है। वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस के हिसाब से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर कुछ चीजें याद रखना। एक तो लिक्विडेशन करने की बात हो रही है, अच्छा है, तरीका है, आप सॉल्वेंट कंपनी हो फिर भी आप एग्जिट कर रहे हो, किसी का कोई पैसा मारना नहीं है, सबका पैसा देने वाले हैं। लीगल बेसिस क्या है, वेल सेक्शन 59 एक ही सेक्शन है, और वॉलंटरी लिक्विडेशन का पूरा रेगुलेशन 2017। ठीक है। स्कोप की जहां तक बात करूं तो यहाँ पे कॉर्पोरेट पर्सन्स को लगता है, और वॉलंटरी लिक्विडेशन पुराना प्रोसेस जो कंपनी लॉ का था वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है। अब आते हैं इंसॉल्वेंस इनिशिएशन एंड अप्रूवल स्टेप्स के ऊपर। अब कौन स्टार्ट कर सकता है, वेल ये प्रोसेस जनरली कॉर्पोरेट पर्सन ही स्टार्ट करते हैं जिन्होंने कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, क्योंकि डिफॉल्ट किया है तो बस फिर आप ये प्रोसेस में नहीं आ सकते। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी T+22 डेज के 28 डेज के हिसाब से, जिसमें मेजोरिटी पार्टनर्स डायरेक्टर एक एफिडेविट सबमिट करते हैं कि जो भी लिखा है सच लिखा है, उनकी पेमेंट कैपेसिटी कितनी है, और किसी को डिफ्रॉड नहीं किया जा रहा, सारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 साल का इनकॉर्पोरेशन से जो भी है चेक्ड है, वैल्यूएशन की रिपोर्ट सबमिट होती है। प्लस शेयर होल्डर्स मेंबर्स T+0D के हिसाब से, दैट इज एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, यहीं से वो शुरुआत होती है, और यहीं से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अपॉइंटमेंट की, तो स्पेशल रेजोल्यूशन इज अ डे ऑफ स्टार्टिंग। बाकी क्रेडिटर्स का अप्रूवल, अगर आपकी कंपनी में क्रेडिटर्स हैं तो 2/3 मेजोरिटी से अप्रूवल 7 डेज के अंदर ले लेने का। इसकी कमेंसमेंट कब से हो जाती है, एक्चुअली डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन से ही हो जाती है। बाकी इंटीमेशन ऑफ अथॉरिटी, यस, T+7 या T+14, अगर आपके पास क्रेडिटर्स नहीं है तो T+7, क्रेडिटर्स हैं तो T+14, प्लस आरओसी और आईबीबीआई को भी इंटीमेट करके रखो। ठीक है। अब आते हैं लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट रिमूवल के हिसाब से। तो वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस सिंपल है, आप कॉर्पोरेट पर्सन को अपॉइंट करो, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई ऑर्डर्स नहीं होने चाहिए, आईबीबीआई उसको अप्रूव कर ले, दैट इज इंपॉर्टेंट। और लिक्विडेशन कमेंसमेंट के हिसाब से वो सीआईआरपी कमेंस करेगा। प्लस कॉर्पोरेट पर्सन जो है जब तक डिसॉल्व नहीं होता है तब तक कंटिन्यू रहेगा। एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जहां तक बात करूं तो T+45 डेज के अंदर आपका मोस्टली फर्स्ट रिपोर्ट बन जाती है, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, लाइबिलिटी, एक्शन प्लान वगैरह सब डिसाइड होता है। पूरे कंपनी की एक स्टेटस रिपोर्ट, कि लिक्विडेशन वैल्यू कब तक है, स्टिपुलेटेड टाइम में कब तक हो जाएगा, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन, और एक पूरी फाइनल रिपोर्ट रेडी हो जाती है ताकि लोग कॉन्फिडेंस में है कि पैसा मिलेगा। इतना ही नहीं, कुछ जनरल ड्यूटीज लिक्विडेटर की भी है, एक रजिस्टर्स एंड कैश रजिस्टर्स मेंटेन करना, प्रोफेशनल्स को अगर जरूरत पड़े तो एंगेज करना जो रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस अगर जो लिक्विडेटर के खर्चे हो रहे हैं वो रखना, और हाँ, अगर कोई कंपनी में एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मिल रहा है तो उसको कैच होल्ड करके पैसा वापस वसूलना है। ओके,
जहाँ तक क्लेम्स एंड वेरिफिकेशंस की बात है, तो पब्लिक अनाउंसमेंट T+5 डेज में हो जाना चाहिए, जिसमें फॉर्म ए में अनाउंसमेंट है और इसके साथ हम क्लेम्स भी इनवाइट करते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह में अनाउंसमेंट होती है। प्रूफ ऑफ क्लेम्स अकॉर्डिंगली फॉर्म्स B, C, D, F में होता है। बी में ओसी का, एफ सी का सी में, वर्कर का डीई में और स्टेक होल्डर का एफ में। ये सेम फॉर्म्स आपको लिक्विडेशन और में चैप्टर में भी दिखेंगे, मतलब जो 9 ऊपर का चैप्टर हमने देखा था, सेम ये फॉर्म्स है। प्लस वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम 30 डेज में होता है और हम ये डिटरमाइन करते हैं कि किसको कितना अमाउंट देने का, क्योंकि हम सॉल्वेंट ही है। प्लस 45 डेज या 75 डेज के हिसाब से, 45 डेज या 75 डेज के हिसाब से लिक्विडेशन का स्टेक होल्डर्स की मीटिंग करते हैं और खत्म करते हैं। 45 डेज का हिसाब ये होता है कि अगर आपके पास क्रेडिटर्स नहीं है तो जल्दी हो जाएगा, क्रेडिटर्स हैं तो एक एक करके पेमेंट करनी पड़ेगी। प्लस रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को हम सारे बेचेंगे, सारे एसेट्स को बेच के सारे ड्यूज रिकवर करेंगे और 15 दिन के अंदर अगर किसी से पैसा अनकॉल कैपिटल वगैरह है तो वो भी रिकवरी हो जाएगी। मैनेजमेंट के प्रोसेस के हिसाब से बात करूं तो एक बैंक अकाउंट ओपन होगा, सारा पैसा उसमें डिपॉजिट होगा और कम से कम 5,000 रुपए के ऊपर की चीजें चेक से दी जाएंगी या ऑनलाइन पेमेंट में होगी। ओके। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के 30 डेज में सारी रिसीट्स होंगी। लिक्विडेशन कॉस्ट हम फर्स्ट डिडक्ट करेंगे। वाटरफॉल अरेंजमेंट मैकेनिज्म हम फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर, कि पैसा तो सबको देने का है, अन एसेट्स जो बिक नहीं रहे हैं उनके लिए थोड़ा टाइम लेंगे, अप्रूवल लेंगे। बाकी कंप्लीशन पीरियड जनरली 90 डेज में हो जाता है, अगर कोई क्रेडिटर्स नहीं है तो 270 डेज तक जा सकता है। और फाइनल रिपोर्ट, यस, ये रिपोर्ट हम आरओसी आईबीबीआई को सबमिट कर देंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी सबमिट करेंगे, जिसके बेसिस पे डिसोल्यूशन का ऑर्डर आएगा और वो कॉपी 14 डेज में आरओसी के साथ फाइल हो जाती है। ठीक है। अब इसके साथ चैप्टर का थोड़ा बहुत पार्ट और रहता है कि एक वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट जो है वो बंद करना पड़ेगा। तो आईबीबीआई के कहने के हिसाब से पब्लिक अकाउंट्स ऑफिसर वो अकाउंट्स बंद करवाते हैं। जिसका भी कोई भी डिविडेंड, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाकी है तो आईपीएफ अकाउंट के हिसाब से या दिस आईबीसी के जो फंड है उसमें ट्रांसफर हो जाता है फॉर्म जी में। और स्टेक होल्डर्स क्लेम, अगर स्टेक होल्डर विड्रॉवल करना चाहे बाद में तो आईबीबीआई को अप्रोच करें। रिकॉर्ड्स कितने टाइम तक रखने लिक्विडेटर को? 8 years तक। फिजिकल कॉपी 3 साल तक तो कम से कम। क्लेम्स वगैरह कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ। बाकी फ्रॉड, इंसॉल्वेंसी और डिटेक्शन की अगर चीजें मिली तो लिक्विडेटर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है कि सर लिक्विडेशन के अंदर फ्रॉड मिला है, तो फिर उसको रिकवरी की कोशिश करेंगे। लिक्विडेटर अप्लाई कर सकता है कि सर सब कुछ हो गया है लेकिन कंपनी का किसी का पैसा बचा नहीं है देना, या ये एसेट्स बिक ही नहीं रहे, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करता है कि फिर अब करना क्या है। ठीक है। सो ये पूरा पार्ट, पूरा प्रोसेस लिक्विड वॉलंटरी लिक्विडेशन का आता है। अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, चांस है शायद आए, बाकी इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है इस चैप्टर के हिसाब से। ओके, क्लियर। डीआरटी वगैरह पढ़ के जाना। तो डीआरटी सरफाजी, दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, जरूर पढ़ के जाना। अभी वाइंडिंग अप वाला चैप्टर वो मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसमें से आई एम एक्सपेक्टिंग हार्डली अ क्वेश्चन टू कम, बिकॉज वाइंडिंग अप के अभी प्रोविजंस सिर्फ नाम भर के लिए रह गए। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई आरओसी वाइंडिंग अप कर रहा हो या वो सब हो तो वो यूज होते हैं, नहीं तो वाइंडिंग अप रूल्स नाम भर के लिए हैं। तो जितना हम लोग ने किया था वो कर लो। हाँ, स्ट्राइकिंग ऑफ वाला चैप्टर लेता हूँ। स्ट्राइकिंग ऑफ के अंदर वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, लेकिन फिर भी ये चैप्टर हेल्प करने का एक क्विक रिवीजन के तौर पे, स्ट्राइक ऑफ होता क्या है, इसके क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर वॉलंटरी लिक्विडेशन आए ना आए, स्ट्राइक ऑफ के बारे में शायद आ जाए। ओके, कंपैरिजन में, क्योंकि स्ट्राइक ऑफ पहले सिलेबस में नहीं था लेकिन इस सिलेबस में उन्होंने डाला हुआ है, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो स्ट्राइक ऑफ की जहां तक बात करूं तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से कौन सी एक्ट हमें फॉलो करनी है। तो कंपनीज एक्ट 248 टू 252, रिमूवल ऑफ नेम्स ऑफ द कंपनीज रूल्स 2016, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और एलपी, दोनों ही प्रोविजन इसलिए मैं बोला इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ प्रोसीजर्स या कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स पूछ ले। बाकी स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम क्या है? दैट्स वेरी सिंपल।
स्ट्राइक ऑफ करने का तरीका क्या है? या तो सुओ मोटो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, या कंपनी अप्लाई कर रही। 248 सबसेक्शन 1 के हिसाब से अगर कंपनी अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर पाती, या 2 साल हो गया कोई ऑपरेशंस नहीं हो रहा, या कोई डॉर्मेंट स्टेटस भी नहीं लिया, या सब्सक्रिप्शन मनी 180 डेज हो गया आया नहीं है, नो बिजनेस फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, तो स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कंपनी खुद भी स्ट्राइक ऑफ कर सकती है? यस। रीजन क्या है? सारे लाइबिलिटीज एक्सटिंग्विश कर लिए हैं, हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है 75% मेंबर्स का, हमें को ये कंपनी अब नहीं चलानी है। ओके। जो ग्राउंड्स हम लोग ने ये आरओसी के लिए देखे थे, ये सेम ग्राउंड्स हम लोग यूज कर सकते हैं नीचे वाले के लिए भी, इसलिए यहाँ पे लिखा है ग्राउंड्स एप्लीकेबल सेम एज फॉर आरओसी। STK2 फॉर्म फाइल करो, 10,000 रुपए की फीस भरो, आप स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके। स्ट्राइक ऑफ का प्रोसीजर क्या है अगर सो मोटो करना चाहो तो? सिंपल है। एक STK फॉर्म 1 होता है, नोटिस सर्व करना पड़ता है, प्लस उसके साथ ROC रिप्लाई के लिए वेट करती है 30 डेज के अंदर। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन आया तो अच्छी बात है, फिर पब्लिक नोटिस निकलेगा STK 5 या 5A के हिसाब से कि पब्लिक को इसमें कुछ कहना है क्या। रेगुलेटरी अथॉरिटीज 30 डेज में अगर ऑब्जेक्शन लेना चाहे, जैसे इनकम टैक्स वगैरह, तो अलग बात है। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है रिमूवल और डिसोल्यूशन नोटिस आ जाएगा। ओके। कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्राइक ऑफ, वेल इस केस में जो कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं करवा सकती, जैसे लिस्टेड कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, ओके, या फिर कंपनी जिसका चार्जेस अभी भी पेंडिंग है, कंपाउंडिंग एप्लीकेशन पेंडिंग है, वैनिशिंग कंपनी है, डीलिस्टिंग कंपनी, इन सब का स्ट्राइक ऑफ नहीं हो पाएगा। देन कंटिन्यूइंग लाइबिलिटीज की जहां तक बात करूँ, तो डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स जो भी रहते हैं, अ, और जो ये लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटी मैनेज करते हैं, ये लोग भी स्ट्राइक ऑफ इस सिचुएशन में, दैट इज इनकी लाइबिलिटी रहेगी, भले आप कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करवा लो, मेक्स नो डिफरेंस। प्लस STK फॉर्म्स की समरी की जहां तक बात करूं, तो STK 1 आपको मालूम है नोटिस फॉर रिमूवल है, STK 2 जो है कंपनी का एप्लीकेशन, 3 इंडेमनिटी है, STK 4 एफिडेविट है, और STK 5 पब्लिक अनाउंसमेंट हमने पहले ही पढ़ लिया, और STK 7 नोटिस फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ। दैट इज अ समरी टू रिमेम्बर। बाकी कंपनी का नेम रिस्टोरेशन करने के लिए, वेल अगर कोई पार्टी अग्रीव्ड है तो दे कैन फाइल रिस्टोरेशन विद इन 3 years ऑफ ROC ऑर्डर। हाँ, NCLT सेटिस्फाइड है कि गलत तरीकों से निकाल दिया तो ठीक है, दे कैन रिक्वायर ROC कंपनी टू रिस्टोर द कंपनी। ओके। एप्लीकेशन बाय ROC भी अप्लाई कर सकता है, जी हाँ, 3 साल में अप्लाई कर सकता है कि हमसे गलती से स्ट्राइक ऑफ हो गई है और हमें पता नहीं था कंपनी की इंफॉर्मेशन के बारे में, तो हम वापस से रिस्टोर करना। एप्लीकेशन बाय मेंबर्स एंड वर्कमैन, यहां पर 20 साल है, दैट इज 20 years फ्रॉम द डिसोल्यूशन नोटिस एंड कंपनी वाज कैरिंग ऑन बिजनेस, कि कंपनी का बिजनेस चल रहा था, तो ग्राउंड ये है कि कंपनी ने मे बी फाइलिंग नहीं की है सर, लेकिन कंपनी इनकम टैक्स वगैरह GST सब पे कर रही है, बिजनेस चल रहा था, तो 20 साल है। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर NCLT? वेल प्रोसीजर सिंपली है, कंपनी फाइल्स कॉपी विद ROC 30 डेज में, ROC कंपनी का नाम रिस्टोर कर सकती है या फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे सकती है। ठीक है? बाकी स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ द कंपनी में कुछ लीगल फ्रेमवर्क, LLP के हिसाब से, LLP के हिसाब से LLP एक्ट, ओके, LLP के रूल्स, प्लस फॉर्म 24, ये सब चीजें याद रखना, ये ऑलरेडी आप लिख चुके हो। स्ट्राइकिंग ऑफ सुओ मोटो से नॉन कैरिंग ऑफ बिजनेस ROC या फिर रेजोल्यूशन का प्रोसेस होता है। स्ट्राइकिंग ऑफ के हिसाब से बाय एप्लीकेंट्स नॉन कैरिंग ऑफ फॉर 1 years, सारे पार्टनर्स कंसेंट करें, फॉर्म 8 फाइल करो, एप्लीकेशन STK 2 सेम वही है। सो इनके लिए कुछ खास ऐसे अलग नहीं है। ओके। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कंटिन्यू नहीं करना चाहते, पर उनकी लाइबिलिटीज कंटिन्यू होगी। और रिस्टोरेशन ऑफ नेम के हिसाब से इन बातों का ध्यान रखना, नो स्टैट्यूटरी रिलीफ इज गिवन इन एक्ट, तो यहाँ पे पार्टनर्स हैव टू अप्रोच हाई कोर्ट, ये थोड़ा एरिया ROC का अलग है। जहाँ पे कंपनी लॉ का रिस्टोरेशन का पूरा ऐसे डिटेल प्रोसीजर है, वो कंपैरिजन में LLP में अपने को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, रिट पिटिशन हो सकता है यूज करते हुए 226 के हिसाब से, क्योंकि LLP एक्ट में रिस्टोरेशन ऑफ नेम करके कोई प्रोविजन नहीं है। सो ये कुछ बातें जो LLP एक्ट के हिसाब से भी हो गई। ओके, स्ट्राइक आउट।
सो दैट मच इज क्लियर। ठीक है। अब किसी को इसमें कुछ और क्लैरिटी चाहिए, कुछ पूछना हो? सर बोलिए। सर अगर आईबीसी इलेक्टिव के पेपर में ऐसा कुछ बोला कि साइट अ केस लॉ और वो केस लॉ हमको मिले नहीं, तो फिर क्या करने का? सी, उस साइट केस लॉ का मतलब होता है उसके जैसा केस लॉ। पर अगर आपको कोई केस लॉ नहीं मिला तो आप ये लिख सकते हो, इन अ landmark case law or in a relevant case law, yeah, this context relates to so and so provision of law whereby it was held करके लिख सकूं। जैसे अगर मैं लिक्विडेशन का फॉर एग्जांपल बात कर लूं कि मेरे को साइट अ केस लॉ फॉर लिक्विडेशन पूछा है, अब मेरे को लिक्विडेशन का केस लॉ नहीं मिल रहा। सो दिस कंसेप्ट रिलेट्स टू सेक्शन 33 ऑफ द लिक्विडेशन एक्ट। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 33 कैन बी यूज टू एक्सप्लेन सो एंड सो करके मैं शुरू हो जाऊंगा। यस सर। ओके। तो गुड क्वेश्चन। ये साइट केस लॉ जनरली आईबीसी इलेक्टिव के पेपर के ऊपर भी लिखा होता है, ऑल आंसर्स शुड बी विद साइट अ केस लॉ, ऐसा लिखा भी रहता है, बट स्टिल यू कैन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। ओके सर। सर सीआरबीआई में लाइक इतना केस लॉ का साइट करने का पूछेंगे नहीं है ना, लाइक नहीं इट्स। नहीं नहीं, सीआरवीआई के पेपर में सिचुएशन बेस्ड या डायरेक्ट क्वेश्चंस ही रहेंगे। वो लोग आपसे कोई केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। ओके से सर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ किसी वजह से सीआईआरपी 180 डेज में नहीं हो पा रहा और अब कंपनी को कुछ करना पड़ेगा, तो आप सजेस्ट कीजिए कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को क्या स्टेप्स लेना चाहिए। एक्सटेंड कर सकते हैं So 90। that kind of question, that is, they give you a situation and they ask you suggest what should be done। वो ये what should be done वाले क्वेश्चंस आते हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ आरपी, व्हाट आर द पावर्स ऑफ सीओसी। यस सर। ठीक है। प्रीलिम्स जरूर देना क्योंकि इससे आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी प्रेजेंट पोजीशनिंग क्या है और किस तरीके से आप एग्जाम को देखते हो। यस ओके। सर। मतलब इट इज लाइक अ टेस्ट मैच बिफोर अ मैच। तो इससे बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाती है। एग्जाम में आप छोटी छोटी क्या गलतियां करते हो आज हो जाएगी ना, तो उधर अवॉइड कर लोगे। यस सर। ठीक है। और किसी को सर कुछ? हाँ बोलो। सर अभी जैसे जो जून 25 का आईबीसी इलेक्टिव का पेपर था उसमें मैच द कॉलम्स आए थे रिगार्डिंग केस लॉ एंड प्रोविजंस। तो हम्म। उसको जब मैंने सर्च किया तो मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया था बट मुझे कोई कोई भी केस लॉ का आंसर नहीं मिला। और स्विस रिबन्स वाला जो था उसमें तो बहुत सारे प्रोविजंस थे एंड शायद उसमें से एक दो या फिर तीन उसमें ही थे कॉलम्स में। तो उसको कैसे फिर उस टाइम पे टैकल करें अगर ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया तो? एक एक्सपेक्टेशन रखना कि क्वेश्चन में अनएक्सपेक्टेडनेस रहेगा। दूसरा, यस सर। अनदर गुड क्वेश्चन कि ये कैसे टैकल को। हर एक केस लॉ के बारे में कुछ ना कुछ हिंट अगर आपको मिल रहा है, जैसे हाँ आपके पास इस समय पूरी लिस्ट है केस लॉस की, हाँ। बराबर, अगर उसके कंटेक्स्ट में कुछ ना कुछ मिल रहा है तो वहां पे लिख लो। बाय चांस अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, तो एग्जाम में उसको सर्च हाँ। करने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, आप आगे निकल जाना। और ओके और सर। फिर बाद में अगर टाइम बचता है ना, तो वापस आके थोड़ा सोचना कि अगर मेरे इसमें क्या होता है, देखो परमिटेशन कॉम्बिनेशन, इधर वाले पांच है इधर वाले पांच है, अगर मेरे को सिर्फ दो या तीन भी मिल गए तो बाकी का अपने आप में अरेंज कर देने का। सर उसमें जो केस लॉस थे वो 9 ही थे और जो ऑप्शंस थे वो 12 थे। हाँ तो चलेगा ना, नौ जो भी थे, परमिटेशन कॉम्बिनेशंस में कुछ तो निकल के आ ही जाएगा। हाँ सर। और सर ओके। उसमें कैसे कुछ कुछ केस लॉस जो पूरी केस लॉ की शीट है हमारे पास उसमें थे ही नहीं मतलब कुछ कुछ क्या जैसे होंगे। चार तो मिले ही नहीं। सी क्या रहता है, केस लॉस जो है ना वो तीन लेवल पे चल रहे।
एक लेवल एनसीएलटी का है, एक लेवल एनसीएलटी का है, एक लेवल सुप्रीम कोर्ट का है। जो हाँ आपको शीट दी गई है वो बेसिकली एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखते हुए दी गई है। तो अब अपने पास इंडिया में इस समय 18+ एनसीएलटी है, हर किसी का अपने अपने जजमेंट्स है। तो उसको मैच द फॉलोइंग बनाना चाहो तो मैं बहुत सारे केस लॉस खड़े कर सकता हूँ। हाँ। तो दैट्स वाई ऐसे क्वेश्चंस को ये अट्रैक्टिव बहुत लगते हैं, दे आर कॉल्ड अट्रैक्टिव ट्रैप्स। ये आपको टाइम वेस्ट करवा देंगे उधर। हाँ सर, क्योंकि घर पे अभी इतना टाइम लग रहा था तो उधर इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो केस लॉ जहां पे ढूंढना बैठना पड़े वो वाले क्वेश्चंस को पीछे रखो, जिसमें डायरेक्टली आप प्रोविजंस को एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हो, वो पूरा छापते जाओ। तो सर ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करे और बाय चांस ऐसा हुआ कि मतलब ज्यादा टाइम है या क्या है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है तो उसको मतलब कैसे वो करे, आधा घंटा और 3 बहुत क्वेश्चन है तो सिंपल उसको है, कैसे करे? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पेपर उठाने के बाद ये देख के क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, 4-5 मार्क के ऊपर वाले वो पहले शुरू कर दे। ओके। क्योंकि ये जो केस लॉ वाले थे ना वो 1-1 मार्क वाले थे। हाँ। तो 1 मार्क के लिए इतना 5 मिनट से ज्यादा वेस्ट कर रही है, यू वेस्टिंग योर टाइम। ओके सर। समझा? वही वो ट्रैप है। ऑलवेज और आंसर हाई हाई मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले। ओके, और सर जो केस लॉज आईबीसी इलेक्टिव में मोस्टली बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में केसेस दिए रहते हैं और नीचे प्रोविजंस एक्सप्लेन करने होते हैं, तो उसमें अगर फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिख के प्रोविजन लिख के डायरेक्ट कंक्लूजन दे तो भी चलेगा ना? चलेगा, चलेगा, चलेगा। अगर आप फटाफट, प्रेफरेबली अगर आप फटाफट पैराग्राफ को रीड कर पाओ, यानी उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ऊपर में ओवरव्यू में कोई पैराग्राफ या कुछ लाइन दिख रही है क्या, उसको ऐसे मार्क करके वहां पे लिख दो बी, और अपने एक्सप्लेनेशन में लिखते समय आप उस पैराग्राफ को इंक्लूड कर दो, तो बहुत अच्छा दिखेगा। द फैक्ट्स गिवन रिक्वायर्ड अस टू डू सो एंड सो, विच वी कैन एनालाइज फ्रॉम सो एंड सो प्रोविजन करते हुए। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये भी चलेगा, आप वैसे भी कर सकते हो, और भी कोई तरीका है वैसे भी कर सकते हो। either which ways you can do it। ओके सर। ठीक है, चलो और कुछ? हम्म, चलो, तेजस सर का रिवीजन हो गया? यस सर, हो गया। बढ़िया। Okay, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही है, तो ये भी अच्छा है। बाकी ICSI will now be issuing next year I think, या दिसंबर नेक्स्ट ईयर तक नया सिलेबस आएगा। ठीक है, चलो, बाकी और कुछ नहीं तो आज वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, एंड प्रेफरेबली जितना भी हम लोग ने पढ़ा है क्लास में आईपीसी के हिसाब से, सीआरबीए के हिसाब से, वो अच्छे से देख के जाना। प्रेफरेबली आई वुड से इस बार के लिए जितना भी आपको क्लास में जो भी प्रोफेसर ने किया है वो अच्छे से देख के जाना। ओके, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा ट्रिकी बन रहा है। इस बार कम, क्योंकि इम्पोर्टेंस वगैरह बातचीत हुई थी, लेकिन पेपर इस बार थोड़ा ट्रिकी बन रहा है। तो थोड़ा संभल के पेपर, मतलब ट्रिकी ऐसा होता है कि जब आप जल्दबाजी में पढ़ोगे ना तो आप चूक जाओगे, उसको थोड़ा संभल के पढ़ के फिर रिप्लाई करोगे ना तो कर जाओगे। पेपर उस तरह का बनाने की कोशिश हो रही है, तो प्रेफरेबली उस चीज को जल्दबाजी में ना पढ़ के, और हर एक चैप्टर की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हुए लेके जाना, मतलब वॉट एवर और प्रोफेसर हैव कवर्ड वो सारा मॉड्यूल वाला ही पेपर बन रहा है, वो अच्छी बात है। तो वो सारे टॉपिक्स एक बार अच्छे से देख के जाना।
बिकॉज मैंने उनसे इंपॉर्टेंस की भी बात की थी. ही सेज डोंट गिव स्टूडेंट इंपॉर्टेंस दिस टाइम बिकॉज पेपर का कंटेक्स्ट इस बार अलग होने वाला है. वो सिलेक्टिव टॉपिक्स वाला नहीं उठा रहे ये लोग. तो स्टूडेंट को ये सजेशन दो कि एक ओवरव्यू रखे चीजों का, कि हर किसी चीज के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखे, और धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आंसर आ जाएगा. तो इस चीज का ध्यान रख. ओके. एंड पास पेपर्स पे कितना रिलाई करना है वो भी बात की थी. यू कैन सी, उन्होंने मेरे को बोला है यू कैन रिलाई 10 to 15%, बारिंग 1 or 2 चैप्टर्स जो पूरी तरह पास पेपर से आ सकते हैं. 10 से 15% से ज्यादा पास पेपर से नहीं आएगा, क्योंकि अब एक मेच्योरिटी आ गई है पेपर सेटिंग के अंदर. तो पेपर सेटर्स आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें आपको तो कई चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी. वो पास पेपर्स के रिपीटेड टॉपिक्स होंगे, उसके चांसेस कम है. तो 10 से 15% के हिसाब से एक नॉलेज रख लेना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मुझे क्या लिखना आना चाहिए. क्योंकि अब लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है, अब ये समझना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो व्हाट शुड बी माय रिप्लाई. ओके. घर पे चाहिए तो किसी को पूछो कि अगर ये क्वेश्चन होगा तो तुझे क्या आता है. दैट वे यू कैन इम्प्रोवाइज योर सेल्फ. या अगर किसी को अभी भी लिखने के लिए है तो यू राइट इट डाउन, एक आंसर 2 आंसर दिन में लिखो, टू गेट द एज के मेरे को मेरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे करने हैं, मुझे लिखना क्या है. दैट्स व्हाई आई एम इंसिस्टिंग कि जब आप प्रीलिम्स लिखोगे तो आपको समझ में आएगा व्हाई, हाउ एम आई स्ट्रक्चरिंग द सेंटेंस. वो 3 घंटे में प्रेशर क्या बनता है. सर हम्म. सर आपने बोला जैसे क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, मतलब कैसे अलग एनालाइज करना है उस चीज को? कैसे एनालाइज करना है, देख अभी क्या होगा जब आप क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको ऐसा लिखना है कि आपको प्रोविजंस ऑफ लॉ, जहां तक जिस चीज के बारे में पता है वो, प्लस उसके साथ साथ उसको, जैसे आप किसी को सामने वाले को एक स्टोरी समझा रहे हो ना उस तरीके से. ओके सर। तो प्रेफरेबली अनलेस मैं आपको कोई प्रोसीजर्स या कोई पॉइंटर्स वाला आंसर पूछूं, बाकी सारा पेपर पैराग्राफ में लिखते जाना. तो सर मतलब लेमन लेमन नहीं, मतलब थोड़ा अपने लैंग्वेज में पूरा लिख सकते हैं ना पेपर? हाँ, अपने लैंग्वेज में लिखना, लेकिन ऐसे मत लिखना जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिसको पढ़ने के बाद लगे कि डिश लिखा है, बचकाना. हाँ हाँ, वो तो हाँ। नहीं, उस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इस बार इस चीज के ऊपर इम्पोर्टेंस जा रही है. तो थोड़ी चीज का ध्यान रखना ये सब चीजों में. ओके सर। ओके. सो अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को, तरीकों को थोड़ा इम्प्रोवाइज करना, एनालाइज करना, पेन लेके हाईलाइट करते रहना कौन कौन से वर्ड्स आपको लगता है इंपॉर्टेंट एग्जाम पेपर में. तो आपको वो इम्पोर्टेंस भी अच्छा लगेगा, मतलब पेपर का प्रेजेंटेशन भी आएगा. सेम कलर का पेन ही रखने का है, मल्टीपल पेन्स नहीं लेने का है. वैसे भी आपने एग्जीक्यूटिव अपीयर किया है, आपको मालूम ही है. सर क्लियर. बाकी पेपर को आराम से पढ़ना, और थोड़ा बहुत हो सके तो डेली ब्रीदिंग एक्टिविटी करते हैं. क्योंकि पेपर लिखते लिखते कभी कभी ये हो जाता है, वी आर सो मच इनग्रेन्ड इन द पेपर कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ब्रीथ एकदम अलग ही सेंस में चल रही है, और वो टेंशन बिल्ट होते जाएगा. ठीक है. फाइन. बाकी एग्जाम में सोच समझ के कॉपी करना, क्योंकि कॉपी का चांस तो होगा नहीं. ये एग्जीक्यूटिव में फिर हो जाता है, प्रोफेशनल में चांसेस बहुत कम होते हैं. ठीक है. क्लियर. लेकिन ऐसे मैच द फॉलोइंग वगैरह में होगा तो हो भी सकता है. ओके. अगर आपको लगता है आपको आंसर नहीं आता है तो दूसरों को खुल खुल के बताना, इसका आंसर थर्ड है, इसका आंसर फोर्थ है, कि नेक्स्ट टाइम में साथ में ही बैठेंगे ना. तो दैट्स अ पॉइंट. ठीक है. चलो, करो अच्छे से इस बार. ओके. एंड यस, इट कैन हैपन. आप अपने दिमाग में डिटर्मिनेशन रखोगे तो आपको भी AIR आ सकता है.
ओके, क्योंकि जो लाए हैं उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था उनको आएगा, लेकिन आया। आया। तो एआर की एक्सपेक्टेशन से नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है कि मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो एआर भी आ सकता है। ठीक, चलो, ऑल द बेस्ट।